ये स्टूडेंट्स वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। और आज RGPBA बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में हम यूनिट 2 की वन शॉट वीडियो कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा सभी टॉपिक्स का, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब कुछ इस वीडियो में कवर होंगे। और इसके नोट्स भी आप इस एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपका यूनिट 2 का सिलेबस है जो कि बॉयलर प्रॉब्लम्स एंड सॉफ्टनिंग मेथड्स के साथ में डील करेगा। टॉपिक्स आप देख सकते हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। बॉयलर ट्रबल्स, जिसमें स्लज, स्केल, प्राइमिंग, फोमिंग, बॉयलर कोरोजन और कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट है। देन सॉफ्टनिंग मेथड्स में जो इसमें होगा वो होगा लाइम सोडा, जियोलाइट एंड आयन एक्सचेंज मेथड। साथ ही हम इन टॉपिक्स में जो भी रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको यहाँ पे कवर कराएंगे। तो देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, साथ में वो भी डाले गए हैं, ईयर्स भी आपको साथ में डाल के दिखाए गए हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये सभी क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आपकी इस कंटेंट में, इस वीडियो में पूरे कवर किए जाएंगे। शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ में, बॉयलर फीड वाटर। बॉयलर फीड वाटर होता क्या है? देखिए, जो वाटर जो है हम बॉयलर्स में लेते हैं स्टीम जनरेशन के लिए। आपकी स्टीम जनरेशन के लिए जो भी बॉयलर्स में वाटर लिया जाता है उसको हम कहते हैं बॉयलर फीड वाटर। और उसकी कॉम्पोजिशन जो है वो फिक्स्ड होती है, यानी कि ये इसके पैरामीटर्स हैं जो कि बॉयलर फीड वाटर को मीट करने ही करने हैं। आप देख सकते हैं हार्डनेस जो है 0.2 ppm से कम होनी चाहिए। कास्टिक एल्कलाइनिटी, जो कि हाइड्रोक्साइड आयंस की वजह से होती है बेसिकली, वो 0.15 से 0.45 ppm के बीच में लाई करनी चाहिए। सोडा एल्कलाइनिटी, जो कि सोडियम कार्बोनेट की वजह से है, दैट शुड बी बिटवीन 0.45 टू 1 ppm। इसी तरीके से एक्सेस सोडा ऐश जो है उसकी रेंज 0.3 से 0.55 के बीच में होनी चाहिए। पीएच आपकी 8 से 9 के बीच में होनी चाहिए। और उस वाटर का ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो बिलो 0.02 ppm होना चाहिए। तो ये था कॉम्पोजिशन ऑफ बॉयलर फीड वाटर, यानी वो वाटर जो आप बॉयलर्स में फीड कर सकते हैं उसकी कॉम्पोजिशन ये होनी चाहिए। एक्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज जो हैं अगर पानी में प्रेजेंट हैं तो बॉयलर फीड वाटर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट करता है, यानी कि ऐसा वाटर जो इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए नहीं फीड किया गया है, या वाटर में ये ध्यान ही नहीं दिया गया कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है, तो ऐसा वाटर क्या करता है, जब भी हम बॉयलर्स में ऐसे वाटर को डालते हैं तो अपने ऑपरेशन के दौरान, स्टीम जनरेशन के दौरान ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि एनकाउंटर होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्केल एंड स्लज का फॉर्मेशन होता है, प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग, कैरी ओवर, बॉयलर कोरोजन एंड कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। इन प्रॉब्लम्स को कहा जाता है बॉयलर प्रॉब्लम्स। देखिए, इस तरीके से हम इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। बॉयलर ट्रबल्स या बॉयलर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? ये सब वो बॉयलर प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी हमने पीछे देखी हैं। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। और देखिए, सारी ही कभी ना कभी एग्जाम्स में आए हैं। देखिए, स्लज जो है ये कितनी बार पूछा गया है, 2024, 23, 22, 20, 19 सब में इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। तो देखिए, स्लज क्या होता है? स्लज एक सॉफ्ट, लूज और पतला प्रेसिपिटेट होता है जो कि बॉयलर्स में बनता है। जो कहाँ पाया जाता है? बॉयलर में तली में, बॉटम में प्रेसिपिटेट होके वो बैठ जाता है। देखिए, इट इज सॉफ्ट, लूज एंड स्लमी प्रेसिपिटेट विच इज फॉर्म्ड विद इन द बॉयलर्स विच जनरली सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर, यानी बॉयलर के नीचे सतह में ये आपको मिलेगा। Sludges are formed by substances which have greater solubility in hot water than in cold water। तो ये एक important point है स्लज के रिगार्डिंग कि स्लज जो है उसकी जो solubility है वो गर्म पानी में ज्यादा soluble है इन कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर, यानी कि कोल्ड जैसे जैसे पानी ठंडा होता चला जाएगा तो आपको स्लज प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर बनता हुआ नजर आएगा। जब भी देखिए, घर पे भी अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास में उबला हुआ पानी है, पानी आपने लिया टैप वाटर और उसको उबाला आपने, तो जब आप पानी उबालेंगे और जब तक वो गर्म रहेगा तब तक आप देखेंगे वो क्लियर रहेगा। लेकिन जैसे जैसे पानी ठंडा होने लगता है तो एक सफेद बिल्कुल पाउडर जैसा वाइट वो नीचे बैठने लगता है। इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो वो जो सफेद सफेद चूरा जैसा आप देखते हैं, पाउडर जैसा, वो होता है स्लज।
ठीक है, तो इससे आपको ये भी समझ में आता है कि सॉल्युबिलिटी जो है स्लज की किस में है, गर्म पानी में ये सॉल्युबल होता है, जबकि ठंडे पानी में कैसा होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी घटने लगती है। कौन कौन से सॉल्ट्स हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब स्लज फॉर्मेशन करते हैं। They are formed at comparatively colder portions of the boiler and get collected at the places where the flow rate is slow. तो ये कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे भी बॉयलर के ठंडे पोर्शंस हैं वहां ये पाया जाता है। और कहाँ पे इकट्ठा होता है, जहाँ पे कि पानी का बहाव जो है, पानी का फ्लो जो है वो स्लो है, नहीं तो उसके साथ बह जाएगा। They can easily be removed by या स्क्रैप्ड ऑफ विद अ वायर ब्रश, तो इसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। हल्का सा ब्रश के साथ में इसको आप हटाएंगे तो ये हट जाता है। इफ स्लजेस आर फॉर्म्ड along with the scales, then the sludges gets entrapped in the scales and both get deposited as scales. इसके बाद हम देखेंगे स्केल्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि अगर स्लज की फॉर्मेशन जो हो रही है वो स्केल के साथ हो रही है तो क्या होता है, स्केल्स के साथ ही वो फंस जाते हैं और उन्हीं के साथ में वो एक हार्ड लेयर बना लेते हैं। डिसएडवांटेजेस देखिए स्लज फॉर्मेशन की क्या है, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, इसलिए ये बॉयलर की एफिशिएंसी को काफी घटा देते हैं। कहाँ पे सेटल होते हैं ये, जहां पे भी पुअर वाटर सर्कुलेशन है, पानी का फ्लो जो है वो कम है, इसकी वजह से क्या होता है, जो पाइप्स हैं उसमें चोकिंग का डर रहता है, मतलब वो बंद होने लगते हैं। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम सॉफ्ट वाटर यूज करें बॉयलर्स में, ठीक है। दूसरा, फ्रीक्वेंटली ब्लो डाउन ऑपरेशन को हम फॉलो करें। ब्लो डाउन ऑपरेशन देखिए क्या होता है, पार्शियल रिमूवल ऑफ कंसंट्रेटेड वाटर थ्रू अ टैप एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर। तो जो बॉयलर्स होते हैं उनके बॉटम में एक टैप लगा होता है। अब जैसे हमने पढ़ा है कि स्लज क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट जैसा है जो कि बॉयलर की बॉटम में तली पे बैठ जाता है, सेटल हो जाता है। तो अगर नीचे से आप उस टैप को खोल देंगे तो थोड़ा सा पानी जो है वो नीचे बहेगा और वो पानी अपने साथ में इस स्लज को लेके निकल जाएगा। ठीक वैसे ही होता है जैसे आपने देखे होंगे पानी के जो वाटर, जो हम छोटे छोटे कूलर, वाटर कूलर बोला जाता है उसको, वो यूज करते हैं घर पे पानी स्टोर करके रखने के लिए, और उसमें से हम टैप खोल के पानी लेके पीते हैं। तो वो जो टैप होता है वो क्या होता है, उसमें से वाटर का आउटफ्लो होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो बॉयलर्स होते हैं उनके बॉटम में एक टैप लगा होता है, अगर आप उसको खोलेंगे तो पानी अपने साथ नीचे जितना भी प्रेसिपिटेट इकट्ठा हुआ है उसको लेके बाहर फ्लो कर जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लो डाउन ऑपरेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा स्केल्स। तो अभी हमने देखा स्लज क्या होता है, अब हम देखेंगे स्केल्स क्या होता है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ये भी रिपीटेडली आपका एग्जाम्स में आया है। स्केल्स क्या होते हैं, स्केल्स जो है वो हार्ड होते हैं एंड स्टिकी डिपॉजिट्स हैं। स्टिकी डिपॉजिट मतलब चिपक जाते हैं, ये कहाँ पे, इनर वॉल्स ऑफ द बॉयलर में। तो बॉयलर के जो अंदर के वॉल्स हैं, एरिया है, उस पे ये स्केल्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। The scales are very difficult to remove, और इनको रिमूव करना मुश्किल है। आपने देखा स्लज कैसे होते हैं, बहुत आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं, लेकिन स्केल्स को आप आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। आपने देखा होगा घर पे भी, जैसे आपके घर की बाथरूम में बाल्टी हैं या वाटर टैप्स हैं, उनके ऊपर जो एक सफ़ेद प्रेसिपिटेट, जो एक लेयर जमा होती है, वो होती है स्केल्स। तो उसको आप आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। इसी तरीके से पानी गर्म करने की जो रॉड होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि उसके रेगुलर एप्लीकेशन के कुछ टाइम बाद में उसके ऊपर एक मोटी सफेद लेयर जमा हो जाती है, वो स्केल्स है। वो स्केल चिपके रहते हैं ना वो रॉड के साथ में, और उसको आप आसानी से रिमूव नहीं कर पाते हैं। कॉजेज क्या है स्केल फॉर्मेशन के, देखिए लो प्रेशर बॉयलर्स में दो तरीके के बॉयलर्स होते हैं, लो प्रेशर बॉयलर्स एंड हाई प्रेशर बॉयलर्स। तो लो प्रेशर बॉयलर्स में देखिए क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन होता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, जो कि बॉयलर में प्रेजेंट है, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। आपने देखा था शुरुआत में, प्रीवियस वीडियो में ये हमने डिस्कस भी करा है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट हीट करने पे किसमें डिसोसिएट होता है, इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो है ये क्या है, ये स्केल फॉर्मिंग सब्सटेंस है, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है विच सेटल्स एट द प्रेसिपिटेट इन द बॉयलर। हाई प्रेशर बॉयलर्स में कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर सॉल्युबल है, क्यों, बिकॉज ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है इसके अंदर। कैल्शियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होता है एज अ हार्ड स्केल।
जब भी टेम्परेचर हमारे बॉयलर का बढ़ता है तो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट स्केल के तौर पे प्रेसिपिटेट हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट स्केल जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं रिमूव करने के लिए, क्योंकि वो बहुत बढ़िया तरीके से स्केल दीवार के साथ में उसकी चिपके रहते हैं बिल्कुल। इवन विद द हेल्प ऑफ हैमर एंड चिसल, तो आप हथौड़े की हेल्प से भी या छेनी की हेल्प से भी इसको आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, डिजॉल्व मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर के अंदर वो प्रेसिपिटेट होता है एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यानी हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर के साथ में रिएक्ट करके, आप देखिए यहाँ पे वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये सॉफ्ट स्केल की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। सिलिका भी जो है SiO2 जो वाटर में है, ये कैल्शियम सिलिकेट की फॉर्म में या मैग्नीशियम सिलिकेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है ये अगेन दे स्टिक वेरी फर्मली ऑन द इनर साइड ऑफ द बॉयलर सरफेस और बहुत मुश्किल होता है इनको रिमूव करना। सैंड फिल्टर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सिलिका इन वाटर। तो यहाँ हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ स्केल्स। डिसएडवांटेजेस देखिए स्केल फॉर्मेशन की क्या है। सबसे पहले है वेस्टेज ऑफ फ्यूल। वेस्टेज ऑफ फ्यूल क्यों है, क्योंकि स्केल्स जो है वो कैसे हैं, पुअर थर्मल कंडक्टिविटी रखते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो जिससे कि स्टेडी सप्लाई ऑफ हीट वाटर को हम देते रहें, है ना। पानी को हम स्टीम में कब कन्वर्ट करेंगे, जब उसको हम रेगुलर हाई टेम्परेचर पे हीट करते रहेंगे, बॉईल करते रहेंगे। तो ये करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्केल्स फॉर्मेशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्केल क्या है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, और जब ये बन जाते हैं तो क्या होगा, हमें लगातार बहुत हाई टेम्परेचर के वाटर को हीट करना पड़ेगा। एक्सेसिव इज डन विच कॉजेज इंक्रीज इन फ्यूल कंजप्शन, तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि स्केल्स जो हैं वो हीट को आसानी से ट्रांसफर नहीं करने देते। दूसरा है लोअरिंग दी बॉयलर सेफ्टी। जब हम बॉयलर को हाई टेम्परेचर पे लगातार हीट करते रहते हैं पानी को बॉईल करने के लिए, तो क्या होता है, बॉयलर का जो मटेरियल है वो कमजोर पड़ने लगता है। इसकी वजह से बॉयलर अनसेफ हो जाता है। किसके लिए, टू बियर दी प्रेशर ऑफ स्टीम। जब भाप बनती है तो प्रेशर बनता है ना, तो उस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए जो है वो बॉयलर का मटेरियल बहुत कमजोर हो जाता है, स्पेशली इन हाई प्रेशर बॉयलर्स। तो इसकी वजह से क्या है, बॉयलर की सेफ्टी भी घट जाती है, एक्सप्लोड हो सकता है बॉयलर। डिक्रीज इन एफिशिएंसी, स्केल की डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, जो स्केल्स डिपॉजिट होते हैं वॉल्स में, कंडेंसर्स में बॉयलर की, ये क्या करते हैं, उनको पार्शली बंद कर देते हैं, चोक कर देते हैं। इसकी वजह से जो हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी है वो घट जाती है काफी। और डेंजर ऑफ एक्सप्लोशन, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि सेफ्टी जो है बॉयलर की वो काफी घट जाती है, जिसकी वजह से क्या है, एक्सप्लोड होने का डर रहता है बॉयलर्स का। When thick scales crack due to uneven expansion, तो जो ये लेयर बनती है स्केल्स की, इसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे थिन क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, है ना। उसकी वजह से क्या होगा, द water comes suddenly in contact with the overheated portion and large amount of steam is formed instantaneously। अब आप देखिए ये आपकी बॉयलर की बॉडी है, इसके ऊपर स्केल्स का फॉर्मेशन हो गया और इस स्केल में क्या हुआ, हल्के हल्के क्रैक्स डेवलप हो गए हैं। हमने बॉयलर के अंदर वाटर डाला, ठीक है, और इसको हमने हीट करना शुरू किया। तो हीट क्या होता है, इसकी बाहर की जो बॉडी है वो बहुत गर्म हो जाती है, और क्योंकि वहां पे स्केल्स में दरार है तो वाटर क्या होता है, वाटर उन दरारों से सीप इन करके इस बहुत ज्यादा गर्म बॉडी के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना। तो कोल्ड वाटर एंड हॉट बॉयलर बॉडी जब कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होगा, ओवरहीटेड पोर्शन के साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम इज फॉर्म्ड इन, बहुत एकदम से बहुत ज्यादा स्टीम का फॉर्मेशन होता है। ये क्या करता है, दिस रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ सडन हाई प्रेशर विच मे कॉज एक्सप्लोजन ऑफ बॉयलर। इसकी वजह से एकदम से बहुत हाई प्रेशर डेवलप हो सकता है बॉयलर्स के अंदर, और बॉयलर जो है वो क्या हो सकता है, एक्सप्लोड कर सकता है। रिमूवल कैसे किया जा सकता है स्केल्स का, तो स्केल जो है अगर सॉफ्ट है तो उसको तो हम रिमूव कर सकते हैं खुरच के स्क्रैपर से, लेकिन अगर स्केल जो है वो बहुत हार्ड है तो हम उसको कैसे रिमूव करेंगे, बाय थर्मल शॉक्स। थर्मल शॉक कैसे होता है
हीट करेंगे बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉयलर को और एकदम से फिर ठंडा कर देंगे। तो ये थर्मल शॉक ट्रीटमेंट है, कोल्ड एंड हॉट एकदम से। कैल्शियम कार्बोनेट स्केल्स जो हैं इनको हम रिमूव कर सकते हैं बाय वॉशिंग विथ 5 to 10% HCl सॉल्यूशन एंड कैल्शियम सल्फेट स्केल को हम रिमूव कर सकते हैं बाय वॉशिंग विथ EDTA सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डायग्राम के थ्रू दिखाया है स्केल एंड स्लज की फॉर्मेशन। आप देखिए ये जो पूरा जाल जैसा आपको दिख रहा है ये तो बॉडी है, बॉयलर की बॉडी है और इसके अंदर ये वाटर आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मोटे मोटे दाने हमने दिखा रखे हैं, ये प्रेसिपिटेट है एक तरीके से, है ना। ये स्लज दिखाया हुआ है, लूज प्रेसिपिटेटेड सस्पेंडेड इन वाटर, दिस इज नोन एज स्लज। और यहीं पे आप देख सकते हैं ये दूसरा डायग्राम है जिसमें कि अंदर आप देख रहे हैं ब्लैक मोटी एक थिक लेयर दिखाई गई है। ये क्या है? ये स्केल है, हार्ड अडेरिंग कोटिंग ऑन इनर वॉल्स ऑफ द बॉयलर। तो आप देखिए ये बॉयलर की बॉडी के साथ साथ में चिपके हुए हैं और यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में पानी में सस्पेंडेड है। इस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। आगे डिफरेंसेस हैं, ये काफी पूछा गया है स्केल में, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन स्केल्स एंड स्लज। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए स्लज कैसा था? सॉफ्ट, लूज एंड स्लिमी प्रेसिपिटेट था, जबकि स्केल क्या होते हैं? ये हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं, ये चिपकते नहीं है बॉयलर की वॉल्स के साथ में और इनको आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये स्टिक टू द इनर सरफेस ऑफ द बॉयलर एंड आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। किससे बनते हैं ये स्लज? ये बनते हैं ऐसे सॉल्ट से जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। जबकि स्केल आप देखिए किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। स्लज ये कहाँ बनते हैं? कंपैरेटिवली कोल्डर पोर्शंस ऑफ द बॉयलर। जबकि स्केल्स कहाँ बनते हैं? हीटेड पोर्शंस ऑफ द बॉयलर, जो बहुत गर्म सरफेस होता है वहां पे बनते हैं। ये डेंजरस कम है स्लज, ये सिर्फ क्या करते हैं? पाइप्स को चोक कर सकते हैं, आपके बॉयलर की एफिशिएंसी को घटा देते हैं, फ्यूल का, टाइम का वेस्टेज होता है, लेकिन ये डेंजरस नहीं है। लेकिन यहाँ आप स्केल को देखिए, यहाँ पे एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं, डेथ हो सकती है वर्कर्स की, तो यहाँ पे चांसेस है एक्सप्लोजन्स के। स्लज देखिए इसको हम रिमूव कर सकते हैं इजीली बाय ब्लो डाउन ऑपरेशन से, लेकिन स्लज को रिमूव करना मुश्किल है। जैसा आपने देखा कैसे रिमूव किया जा सकता है? थर्मल शॉक ट्रीटमेंट से रिमूव कर सकते हैं, EDTA से रिमूव कर सकते हैं, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिमूव कर सकते हैं, या फिर इसमें हम स्पेशल ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं जैसे जियोलाइट मेथड है, आयन एक्सचेंज रेजिन्स हैं, लाइम सोडा प्रोसेस है, ये सब आपके यहाँ आते हैं स्केल्स को रिमूव करने के लिए। प्राइमिंग या वेट स्टीम फॉर्मेशन, ये थर्ड बॉयलर ट्रबल है आपकी, प्राइमिंग, जिसको हम वेट स्टीम फॉर्मेशन भी कहते हैं। देखिए क्या होता है ये? स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड वाटर एसोसिएटेड विद स्टीम आर कैरीड टू स्टीम ड्रम। तो इसमें क्या होता है? एक देखिए पानी जो है हम बॉयलर में रखते हैं, बॉईल करते हैं, उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और ये स्टीम जो है ये कलेक्ट कहाँ की जाती है? स्टीम ड्रम में। अब क्या होता है, अगर यहाँ पे पानी बॉईल हो रहा है और उसकी कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं, पानी की बूंदें जो हैं, वो स्टीम के साथ में फ्लो कर जाए, मूव कर जाए इनटू स्टीम ड्रम, उसको हम कहते हैं प्राइमिंग या वेट स्टीम फॉर्मेशन। These droplets of water carry some suspended and dissolved solids along with them. अब ये जो वाटर की ड्रॉपलेट स्टीम के साथ में मूव कर रही हैं, ये एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो अपने साथ में जो सस्पेंडेड सॉलिड्स या सॉल्ट्स जो हैं पानी में डिजॉल्व हैं, वो अपने साथ उनको भी लेके जाती हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। क्या कारण है इसके? क्यों होता है ये प्राइमिंग या वेट स्टीम फॉर्मेशन? देखिए, या तो हमारे वाटर में जो हमने लिया है उसमें बहुत ज्यादा डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं, सॉलिड्स हैं, या फिर हमने स्टीम बनाने की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है, या हम पानी को जो है वो एकदम से बॉईल हो रहा है, सडन बॉइलिंग ऑफ वाटर। फॉल्टी बॉयलर डिजाइन, डिजाइन जो है बॉयलर का वो ठीक नहीं है, यानी पानी का जो लेवल दिखाते हैं, जैसे आपने देखा है ना बीकर्स वगैरह में भी मार्क्ड होता है लेवल पानी का दिखाने के लिए, इसी तरीके से बॉयलर में भी लेवल जो है वो मार्क्ड होता है कि कहाँ तक आपको वाटर लेना है। अगर वो लेवल ही गलत मार्क्ड है, यानी बॉयलर का डिजाइन ही गलत है, सडन इंक्रीज इन दी स्टीम प्रोडक्शन रेट, या फिर हाई लेवल्स ऑफ वाटर इन बॉयलर्स, हमने पानी जरूरत से ज्यादा भरा हुआ है बॉयलर के अंदर,
तो ये कारण है जिसकी वजह से स्केल्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो देखो जो कारण है उन्हीं को हमने प्रिवेंट करना है। हमारा वाटर कैसा होना चाहिए? उसके अंदर डिसॉल्व सॉलिड्स नहीं होने चाहिए, यानी कि सॉफ्ट वाटर हमें लेना है। हमें हाई स्टीम वेलोसिटीज को प्रिवेंट करना है, नहीं करना। फिर बॉइलिंग जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, उसका कांस्टेंट रेट होना चाहिए। डिजाइन जो है बॉयलर का वो ठीक होना चाहिए। हमें स्टीम प्रोडक्शन रेट को कांस्टेंट रखना है, सडन इंक्रीज या सडन डिक्रीज नहीं करना है। और वाटर का लेवल जो है वो कैसा होना चाहिए? वो ठीक होना चाहिए। तो ये है देखिए। और एक और जो प्रिवेंशन है जो हम कर सकते हैं वो क्या है? हम मैकेनिकल स्टीम प्यूरिफायर्स को फिट कर सकते हैं। कहाँ पे? बॉयलर जिसमें कि वाटर बॉईल हो रहा है और स्टीम ड्रम के बीच में जो कनेक्शन है, जो पाइप है, उसमें हम क्या कर दें? मैकेनिकल स्टीम प्यूरिफायर फिट कर देंगे। तो क्या होगा? वहां से सिर्फ स्टीम पास होगी, उसमें से और वाटर ड्रॉपलेट्स या सॉल्ट्स जो है वो आगे नहीं जाएंगे। तो ये आपके प्रिवेंशंस है जिससे आप प्राइमिंग को या वेट स्टीम फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। फोमिंग देखिए, फोमिंग क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बट स्टेबल बबल्स एट द सरफेस ऑफ वाटर इन द बॉयलर व्हिच डू नॉट ब्रेक इजीली एंड passes out with the steam is called foaming। तो यहाँ पे पानी की सतह के ऊपर स्टेबल बबल्स बन जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं, जो कि आसानी से फूटते नहीं है और वो स्टीम के साथ साथ पास आउट हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं फोमिंग। फोम क्या होता है? झाग, है ना? तो रीजन क्या है इसके? या तो हमारे पानी में ऑयल ड्रॉपलेट्स और एल्कलीज हैं। ऑयल और एल्कली मिलके क्या बनाता है? साबुन बनाता है। साबुन से झाग बनता है। तो या तो आपके पानी के अंदर ऑयल ड्रॉप्स और एल्कलीज हैं। ऑयल और एल्कली क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं सोप बनाने के लिए, जिसकी वजह से हमारे वाटर का सरफेस टेंशन जो है वो काफी घट जाता है और पानी की फोम बनाने की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? एंटी फोमिंग एजेंट्स डाल सकते हैं, जैसे फिटकरी मिला सकते हैं पानी में, कैस्टर ऑयल मिला सकते हैं, टेनिक एसिड मिला सकते हैं। ऑयल को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट्स, है ना? ऑयल को हटाने के लिए फिटकरी मिलाई जाती है। एंटी फोमिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे कैस्टर ऑयल है, टेनिक एसिड है। ऑयल को रिमूव करने के लिए फिटकरी या एलम जिसको बोलते हैं वो मिलाई जा सकती है। और हमें क्या यूज करना है? सॉफ्ट वाटर यूज करना है। नेक्स्ट जो बॉयलर ट्रबल है वो क्या है? कैरी ओवर। कैरी ओवर फिनोमिना देखिए क्या होता है? फिनोमिना ऑफ कैरिंग ऑफ वाटर along with impurities by steam is called कैरी ओवर। स्टीम जब अपने साथ में पानी और इम्प्योरिटीज लेके मूव करती है उसको हम कहते हैं कैरी ओवर। क्यों है ये? प्राइमिंग और फोमिंग के कारण ही ये होता है। ठीक है? दिस इज मेनली ड्यू टू प्राइमिंग एंड फोमिंग विच यूजुअली अकर टुगेदर। यहाँ पे डिजॉल्व सॉल्ट्स या सस्पेंडेड सॉलिड्स इन बॉयलर वाटर आर कैरीड बाय द वेट स्टीम टू सुपर हीटर एंड टर्बाइन ब्लेड्स। जहाँ पे कि आगे स्टीम का काम हो रहा है, स्टीम को कन्वर्ट करने के लिए इनटू एनर्जी। तो ये जो टरबाइन ब्लेड्स हैं या सुपर हीटर है, यहाँ पे ये क्या होता है? दे गेट डिपॉजिटेड एज वाटर इवेपोरेट्स। वाटर जैसे जैसे इवेपोरेट होगा तो इसके अंदर जो सॉल्ट्स हैं, जो सॉलिड्स हैं, वो क्या होंगे? वो इकट्ठे प्रेसिपिटेट आउट होने लगेंगे। डिसएडवांटेजेस देखिए इसके क्या है? दिस डिपॉजिट डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स मे एंटर द पार्ट्स ऑफ अदर मशीनरी देयरबाय डिक्रीजिंग देयर लाइफ। ठीक है? एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉयलर प्रेशर बिकम्स डिफिकल्ट क्योंकि इम्प्रॉपर जजमेंट एंड एक्चुअल हाइट ऑफ वाटर कॉलम। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। लास्ट देखिए इसके बाद में बॉयलर कोरोजन भी है एक, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्या होता है? जब हमारे बॉयलर की जो बॉडी होती है वो बहुत ब्रिटल हो जाती है, उसको हम कहते हैं ब्रिटलमेंट, एम्ब्रिटलमेंट। और जब वो सॉल्ट्स की वजह से होती है, कास्टिक सॉल्ट्स की वजह से, तो उसको हम कहते हैं कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। देखिए here the boiler material becomes brittle due to the accumulation of caustic substances। इसको हम कहते हैं कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। इस तरीके का जो बॉयलर कोरोजन है वो किसकी वजह से होता है? हाईली एल्कलाइन वाटर इन हाई प्रेशर बॉयलर्स। जब हम बहुत ज्यादा एल्कलाइन वाटर हाई प्रेशर बॉयलर्स में फीड करते हैं स्टीम जनरेशन के लिए, तो ये कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट देखने को मिलती है। देखिए सोडियम कार्बोनेट जो है, जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है? ये पानी के साथ में रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और साथ में CO2 बना रहा है। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बहुत ज्यादा जब लंबे यूज के बाद में क्या होता है? ये कंसंट्रेट होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है।
इसकी वजह से बॉयलर का जो वॉल्स हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं, उनमें क्रैक्स, दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं, स्पेशली एट दी स्ट्रेस पॉइंट्स। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट की? तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, इसकी फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट का यूज क्या है? सोडियम कार्बोनेट वाटर को सॉफ्ट बनाता है। सोडियम कार्बोनेट इज मिक्स्ड इन वाटर इनसाइड द बॉयलर्स टू कन्वर्ट इट इनटू सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। लेकिन आपने देखा सोडियम कार्बोनेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट की जगह अगर हम सोडियम फॉस्फेट को यूज करें एज अ सॉफ्टनिंग एजेंट तो ये समस्या नहीं आएगी। तो बाय यूजिंग सोडियम फॉस्फेट एज सॉफ्टनिंग एजेंट इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट की जगह हमें क्या यूज करना है, फॉस्फेट। हम पानी में टैनिन या लिग्निन भी ऐड कर सकते हैं जो कि क्या करती है, हेयर क्रैक्स को या पिट्स को बंद कर देती है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं बॉयलर की बॉडी में, दरारें पड़ सकती हैं या छोटे छोटे गड्ढे हो सकते हैं, तो ये जो है टैनिन और लिग्निन ये क्या करते हैं, ये उन दरारों को, उन गड्ढों को भर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बॉयलर की बॉडी जो है वो वीक नहीं पड़ेगी। By adding sodium sulfate to soften the water, and this also blocks the hair cracks present on the surface of the boiler plate। इसी तरीके से हम सोडियम सल्फेट भी यूज कर सकते हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम फॉस्फेट यूज कर सकते हो, सोडियम सल्फेट यूज कर सकते हो। सोडियम सल्फेट एक काम और करता है कि ये भी हेयर क्रैक्स को जो कि बॉयलर की प्लेट पे बन जाते हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है। लास्ट है हमारा बॉयलर ट्रबल इज बॉयलर कोरोजन। कोरोजन तो आप सब जानते हैं क्या होता है, जंग लगना। तो बॉयलर कोरोजन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डीके ऑफ द बॉयलर मटेरियल ड्यू टू केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो बॉयलर की जो बॉडी है एनवायरनमेंट की कांटेक्ट में जब आती है तो क्या होता है, उनमें रिएक्शन होती है आपस में, जो कि केमिकल भी हो सकती है या इलेक्ट्रोकेमिकल भी हो सकती है। उसकी वजह से जो बॉयलर की बॉडी खराब होना शुरू होती है उसको हम कहते हैं बॉयलर कोरोजन। डिसएडवांटेजेस देखो इसके क्या क्या हैं, एक तो बॉयलर की लाइफ घट जाती है, मतलब लंबे आप को बहुत लंबे टाइम तक नहीं यूज कर पाएंगे, खराब हो जाएगा। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड लीकेज एट ऑफ जॉइंट्स, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं, जो जो कारण है कोरोजन के उन्हें हमें कट ऑफ करना है। जैसे ऑक्सीजन की वजह से हो सकता है, CO2 की वजह से हो सकता है और पीएच, ये 3 कारण बेसिकली होते हैं एनवायरनमेंट में जो कि कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऑक्सीजन को रिमूव हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स जिनको हम ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजीन है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, NH2NH2, इसको हाइड्रोजीन कहा जाता है। सोडियम सल्फेट को हम यूज कर सकते हैं जो कि ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है। इसी तरीके से CO2 को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय एडिंग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड, बाय एडिंग लाइम। लाइम को जब आप ऐड करेंगे तो CO2 रिमूव हो जाता है, ठीक है। पीएच को एडजस्ट करके रखना है 8.5 से 9 के बीच में, तो इससे आप बॉयलर के कोरोजन को अवॉइड कर सकते हैं। कॉजेज देखिए बॉयलर कोरोजन के क्या क्या हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है, वाटर के अंदर करीब 8 ppm डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है रूम टेम्परेचर पे। जैसे जैसे पानी को हीट किया जाता है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो पानी से फ्री, मतलब रिलीज होने लगता है एंड द बॉयलर स्टार्ट्स कोरोडिंग, ठीक है। जब हम पानी को उबालेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो पानी से रिलीज होने लगता है। H2O है ना फॉर्मूला, जब हीट करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वहां से रिलीज होने लगा और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉयलर की बॉडी को कोरोड करना शुरू कर देगा। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो आयरन, बॉयलर का जो बॉडी है किस चीज का बना है, लोहे का, तो लोहे के साथ में रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड अंडर प्रिवेलिंग हाई टेम्परेचर टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। देखिए इस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। आयरन है ये वाटर के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, क्या बनाएगा ये, FeOH होल ट्वाइस, फेरस हाइड्रोक्साइड। ये फेरस हाइड्रोक्साइड जो है ये फिर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा, Fe2O3.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसको हम कहते हैं रस्ट, ठीक है, जंग जिसको बोलते हैं, जंग।
कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड पानी की प्रेजेंस में क्या करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिसका कि फिर से कोरोसिव इफेक्ट है ऑन दी बॉयलर मटेरियल लाइक एनी अदर एसिड। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वाटर और CO2 कंबाइन करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना रहा है। मिनरल एसिड्स अगर पानी में है तो क्या होगा, MgCl2 है मान लीजिए, MgCl2 वाटर के साथ में रिएक्ट करके बनाता है MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में रिलीज करता है HCl। क्या है ये, एसिड। तो ये जो लिबरेटेड एसिड है ये फिर से आयरन के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, फिर फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा, वो फिर से रस्ट में कन्वर्ट होगा। जो रिएक्शंस अभी आपने देखी हैं वही सब यहाँ पे रिएक्शंस आप देखिए। आयरन जो है HCl के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, FeCl2 फिर पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, फेरस हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर रस्ट बना दिया। तो जो रिएक्शंस अभी आपने पीछे देखी हैं वही मिनरल एसिड्स के साथ में भी वही रिएक्शंस आपको देखने को मिलती हैं। तो ये था हमारी बॉयलर ट्रबल्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स। वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स कौन से होते हैं, वो मेथड्स जो कि अपनाए जाते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, उनको कहा जाता है वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स। बॉयलर फीड वाटर इज ट्रीटेड फॉर हार्डनेस टू मीट द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। जो पानी हम बॉयलर में लेते हैं जिसको हम बॉयलर फीड वाटर कहते हैं, उसको हार्डनेस को उसकी हार्डनेस को ट्रीट करने के लिए हम कुछ तरीके अपनाते हैं जिससे कि वो जो हमारे रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं उनको मीट कर जाए। स्पेसिफिकेशंस कौन सी, बॉयलर फीड वाटर की स्पेसिफिकेशंस हमने शुरू में देखी थी, उनको मीट करने के लिए इसको ट्रीट किया जाता है। जो ट्रीटमेंट मेथड्स हम यूज करते हैं वो कौन से हैं, जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज रेजिन, स्लाइम सोडा प्रोसेस, ये आपके सिलेबस में है। ये तीनों तरीके जो हैं ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड्स हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी को बॉयलर में फीड करने से पहले ट्रीट किया जाता है, बॉयलर के बाहर, इसलिए ये तरीके हैं एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड। एक और तरीका होता है जिसको कहा जाता है इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड, उसमें भी अलग अलग तरीके हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड्स में क्या किया जाता है, जो वाटर बॉयलर के अंदर है उसी में केमिकल्स ऐड करते हैं और बॉयलर के अंदर ही हार्डनेस को रिमूव किया जाता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड। तो जनरली क्या किया जाता है, वाटर को पहले एक्सटर्नली ट्रीट किया जाता है, मेजॉरिटी हार्डनेस यहाँ पे खत्म हो जाती है, वाटर जो है काफ़ी कुछ सॉफ्ट वाटर में बदल जाता है और फिर इस वाटर को बॉयलर्स में डाला जाता है। जो बची कुची हार्डनेस है उसको हम क्या करते हैं, बॉयलर के अंदर केमिकल्स ऐड करते हैं और वहाँ पे रिएक्शंस चलती हैं। अब यहाँ पे ना तो ये केमिकल्स बॉयलर को नुकसान देते हैं और ना ही इन रिएक्शंस से जो भी कुछ बनेगा वो भी ना हार्डनेस प्रोड्यूस करता है ना ही बॉयलर्स को खराब करता है। तो उसको हम कहते हैं इंटरनल बॉयलर ट्रीटमेंट। सबसे पहला तरीका है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड का, जियोलाइट मेथड। जियोलाइट मेथड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग में देखिए क्या होता है, जियोलाइट है क्या, माइक्रोपोरस मिनरल है जो कि यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट इन वाटर प्यूरिफिकेशन। माइक्रोपोरस मिनरल, तो ये एक मिनरल है जिसमें बहुत छोटे छोटे छेद हैं, पोर्स हैं। जियोलाइट्स दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल जियोलाइट जो है इसको हम वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज करते हैं, वो है जैसे ग्रीन सैंड है या ग्लूकोनाइट्स हैं, ये नेचुरल जियोलाइट्स हैं। परम्यूटेड जो है ये भी जियोलाइट है, परम्यूटेड एक सिंथेटिक जियोलाइट है जिसका कि केमिकल फार्मूला होता है Na2O Al2O3 X मॉलिक्यूल्स ऑफ SiO2 एंड Y मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है, Na2O Al2O3, देखो दोनों के ऑक्साइड लिए हैं। फिर है X मॉलिक्यूल्स ऑफ सिलिका, सिलिका क्या होता है SiO2 एंड Y मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला है आपके सिंथेटिक जियोलाइट का जिसको कि परम्यूटेड बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाला जियोलाइट प्रोसेस है। परम्यूटेड जो है कैसे होते हैं, ये ज्यादा पोरस हैं, ग्लासी हैं और इनका जो कैपेसिटी है वाटर को सॉफ्टन करने की जो कैपेसिटी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नेचुरल जियोलाइट।
जियोलाइट्स कैरेक्टरिस्टिकली सॉफ्ट टू मॉडरेटली हार्ड, लाइट इन डेंसिटी एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। कैसे होते हैं ये? सॉफ्ट होते हैं, हल्की मतलब थोड़ी हार्डनेस भी रहती है इसमें, सॉफ्ट टू मॉडरेटली हार्ड, वजन इनका काफी कम होता है और ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। क्या कर सकते हैं ये? पानी में प्रेजेंट जो मिनरल्स हैं बेसिकली उनको रिमूव करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम जो है ये पानी से इसको रिमूव कर देते हैं। एंड हार्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट वाटर। देखो जियोलाइट्स जो अभी हमने देखा क्या है, ये हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं, है ना। ये केमिकल नेम क्या हो गया इनका? हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स। फॉर्मूला अभी हमने पीछे देखा था। इनको हम परम्यूटेड भी कहते हैं। परम्यूटेड का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग स्टोन। फॉर्मूला आपने देखा पीछे, ये आपका फॉर्मूला है। अब ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, जब हम रिएक्शंस लिखेंगे तो बार बार इतना बड़ा फॉर्मूला हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या करते हैं इसको एक शॉर्ट उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं Na2Ze। हमने ये Na2 इंटैक्ट रखा है, बाकी सारे पोर्शन को हमने Ze से रिप्लेस कर दिया है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Na2Ze। इस फॉर्मूले में x की वैल्यू जो है वो 2 से 10 तक के बीच में हो सकती है और y की वैल्यू जो है वो 2 से 6 के बीच में हो सकती है। तो यहाँ पे Na2Ze जो हमने लिखा है, देखिए Ze क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इनसॉल्युबल फ्रेमवर्क ऑफ जियोलाइट। परम्यूटेड का जो इनसॉल्युबल फ्रेमवर्क है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसको रिप्रेजेंट करता है Ze। और यहाँ पे Na जो है, ये Na ये क्या है? ये लूजली हेल्ड सोडियम आयंस है, यानी इस स्ट्रक्चर में सोडियम आयंस फिक्स्ड हैं, लूजली हेल्ड हैं। ठीक है, तो क्या है? उसको हम लिखते हैं Na से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, राइट। और ये जो सोडियम आयंस हैं ये कैसे हैं? ये रिप्लेस किए जा सकते हैं रिवर्सिबली। वो भी देखिए, वो प्रिंसिपल ऑफ जियोलाइट में हम बताएंगे। प्रिंसिपल क्या है इसका? दे एक्सचेंज देयर लूजली हेल्ड सोडियम आयंस रिवर्सिबली विद वाटर विद हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायंस इन वाटर। तो क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका जियोलाइट का लेयर है, ठीक है, हमने लिखा यहाँ पे Na2Ze। यहां से हम क्या कर रहे हैं? यहां से हम वाटर इसके थ्रू फ्लो करा रहे हैं, और इस वाटर में क्या है? इस वाटर में कैल्शियम आयंस हैं, इस वाटर में मैग्नीशियम आयंस हैं। तो जब ये वाटर इसके थ्रू फ्लो करेगा तो क्या होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो सोडियम को रिप्लेस कर जाएंगे, यानी अब जो वाटर नीचे फ्लो होके आएगा उसमें क्या होगा? उसमें सोडियम आयंस होंगे, कैल्शियम या मैग्नीशियम नहीं होंगे। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कहाँ चले गए? वो यहाँ पे चले गए, इसको रिप्लेस कर दिया, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है? सोडियम इज रिप्लेस्ड बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन वाटर। लेकिन अब क्या होता है? इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी वापस जो कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ रह गया था और सोडियम चला गया था, इस कैल्शियम मैग्नीशियम को हम वापस सोडियम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है। वर्किंग देखिए जियोलाइट की कैसे होती है। वर्किंग में 2 स्टेप्स होंगे, कौन कौन से? एक वाटर सॉफ्टनिंग एंड एक होगा रीजनरेशन। पहले हम देखते हैं वाटर सॉफ्टनिंग को। तो जब ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं, उस हार्ड वाटर को जियोलाइट के थ्रू हम फ्लो कराते हैं, तो क्या होगा? उसके अंदर जो सोडियम आयंस हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस से। रिएक्शन देखो ध्यान से, Na2Ze क्या है? ये हमारा सोडियम जियोलाइट है। क्या लिखेंगे इसको? सोडियम जियोलाइट। ठीक है, इसके साथ में हमने क्या दिखा रखा है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ये सारे सॉल्ट्स हैं जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट होंगे। अब ये किस तरीके से रिएक्शन होती है? आपको क्या करना है? सोडियम को यहाँ और कैल्शियम को यहाँ, इस तरीके से इनको रिप्लेस कराना है। देखिए, सोडियम को मैग्नीशियम की जगह और मैग्नीशियम को सोडियम की जगह लेके जाना है। तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पे बनेगा हमारा CaZe। ये बन गया CaZe, और कैल्शियम की जगह क्या है? सोडियम। तो ये क्या बन गया? 2NaHCO3। इसका क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है कैल्शियम जियोलाइट। ठीक इसी तरीके से ये रिएक्शन है, इसका नाम है हमारा मैग्नीशियम जियोलाइट। सॉल्ट्स के नाम आपको याद रखना है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट।
ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो ये इस तरीके से हमारी रिएक्शंस होंगी। क्या बन रहा है यहाँ पे? लगातार कैल्शियम जियोलाइट या मैग्नीशियम जियोलाइट बन रहा है, यानी सोडियम आयन जियोलाइट के रिप्लेस हो जाते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम से। Na2Ze सोडियम जियोलाइट है, ठीक है। ये सारे सॉल्ट्स हैं, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स इन वाटर, और इसको हम कहते हैं कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट। अब देखिए दूसरा स्टेप है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा? जब जियोलाइट से सभी सोडियम आयंस रिप्लेस हो जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से, तो अब क्या होगा? अब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसके पास अब सोडियम आयंस बचे ही नहीं है रिप्लेस करने के लिए। तो अब हम कहते हैं कि नाउ दिस जियोलाइट बेड इज एग्जॉस्टेड। अब उसको क्या करना है? उसको रीजनरेट करना है, वापस उसमें सोडियम आयंस डालने हैं और उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस रिमूव करने हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा? जियोलाइट बिकम्स इनएक्टिव, तो नाउ जियोलाइट नीड्स टू बी रीजनरेटेड। कैसे रीजनरेट कर सकते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन से। 10% NaCl सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 10% NaCl सॉल्यूशन जो है वो इनएक्टिवेटेड जियोलाइट लेयर से फ्लो कराते हैं। जियोलाइट बेड बोलते हैं उसको, जियोलाइट लेयर को। तो जो जियोलाइट लेयर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं और सोडियम आयंस अब नहीं है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे? 10% NaCl सॉल्यूशन को पास कराएंगे। रिएक्शन देखो कैसे होगी? कैल्शियम जियोलाइट था, मैग्नीशियम जियोलाइट था, यहाँ पे हमने क्या कराया? NaCl इसके साथ में फ्लो कराया। तो क्या रिएक्शन होगी? कैल्शियम यहाँ और सोडियम यहाँ, ये बन गया हमारा रीजनरेटेड जियोलाइट और कैल्शियम क्लोराइड बना। इसी तरीके से यहाँ पे मैग्नीशियम यहाँ और सोडियम इसकी जगह पे, तो ये बन गया हमारा रीजनरेटेड जियोलाइट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये हमारी वर्किंग में हमने 2 स्टेप्स में समझाया है। ये डायग्राम है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा एक कंटेनर है, बड़ा मेटल का कंटेनर है। इस कंटेनर में सबसे ऊपर जो है वो इनलेट है हार्ड वाटर के लिए, यहाँ से हार्ड वाटर फीड किया जाता है। यहीं पे आप देख सकते हैं एक और इनलेट है हमारा यहाँ से, ये इनलेट किसके लिए है? ब्राइन सॉल्यूशन के लिए, NaCl सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए ये जियोलाइट का लेयर हमने लगाया हुआ है, जियोलाइट बेड, और इसके नीचे एक ग्रेवल का लेयर, ग्रेवल मतलब छोटे छोटे पत्थर, जो कि सेडिमेंटेशन के लिए बेसिकली लगाया जाता है, प्योरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ इस तरीके से नीचे आप देखो यहाँ पे आउटलेट है सॉफ्ट वाटर के लिए, और ये है टू द सिंक, यानी वेस्ट वाटर जो आपका जनरेट होगा रीजनरेशन के दौरान, वो आप यहाँ से सिंक से फ्लो करा सकते हैं। तो क्या देखिए क्या है, हार्ड वाटर जब हम यहाँ से फीड करेंगे तो इसका फ्लो बंद रखेंगे ब्राइन का, यहाँ से वाटर पास करेगा जियोलाइट बेड के थ्रू, जहाँ पे वो सारी रिएक्शंस होंगी, यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम रिमूव हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर से सोडियम आयंस रिलीज होंगे पानी में। ये पानी यहाँ पे नीचे कोई भी अगर इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, तो वो यहाँ ग्रेवल के थ्रू छनते हुए नीचे पानी आएगा, एंड दिस सॉफ्ट वाटर विल बी कलेक्टेड फ्रॉम दिस आउटलेट, ठीक है। अब जब हम देखेंगे कि हमारा जियोलाइट बेड जो है वो एग्जॉस्ट हो गया, इसको रीजनरेट कराना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हार्ड वाटर का फ्लो रोक देंगे। अब हम इसमें से फ्लो कराएंगे ये NaCl, ठीक है। NaCl जब हम यहाँ से फ्लो कराएंगे तो क्या होगा? ये जियोलाइट बेड रीजनरेट होगा, वापस से बनेगा। लेकिन अब जो छन के नीचे आ रहा है वो क्या है? वो पानी ही तो है, नमक का पानी था, तो उसमें से सोडियम आयंस निकल गए, उसमें क्या आ गया? कैल्शियम और मैग्नीशियम आ गया, यानी एक्सट्रीमली हार्ड वाटर अब यहाँ पे निकलेगा। तो वो जो है हमारा वेस्ट वाटर एक तरीके से, या हार्ड वाटर जो है वो हम क्या करेंगे? वो यहाँ से हम ड्रेन आउट कर देंगे। ये प्रोसेस होता है। एडवांटेजेस देखो इसकी क्या है? पानी में सिर्फ 10 ppm हार्डनेस बचती है, कोई स्लज का फॉर्मेशन नहीं होता इस प्रोसेस में, बहुत कम टाइम चाहिए, ऑपरेशन साफ सुथरा है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यानी कि हार्डनेस जितनी भी है पानी में उसके अकॉर्डिंग सोडियम आयंस अपने आप रिलीज होंगे, आपको कोई अलग से टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक है। जितनी भी हार्डनेस है उसी के, जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस है पानी में, उसी के हिसाब से सोडियम आयंस अपने आप रिलीज होंगे उसमें। इक्विपमेंट जो है आपका छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है, उसका मेंटेनेंस और ऑपरेशन जो है बहुत इजी है, कोई स्पेशल आपको वो नहीं चाहिए, असिस्टेंस नहीं चाहिए इसमें। डिसएडवांटेजेस देखो, दिस मेथड रिप्लेसेस कैटायनिक इम्प्योरिटीज, एनायंस आर लेफ्ट बिहाइंड इन वाटर। पानी में से कैटायनिक इम्प्योरिटीज तो निकल गई,
कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस तो निकल गए, लेकिन जो हमारी एनायनिक इम्प्योरिटीज हैं वो एज इट इज वाटर में प्रेजेंट है। जैसे आपने देखा कि मेरे पास वाटर में CaCl2 है या MgSO4 है। इसकी रिएक्शन हमने देखी थी कि हमने Na2Ze से कराई। इसकी रिएक्शन हमने Na2Ze से कराई। तो क्या बना था यहाँ पे हमारा, ये बना था CaZe एंड और क्या बना हमारे यहाँ पे 2NaCl। यहाँ क्या बना MgZe एंड यहाँ बना Na2SO4। ये बना हमारा Na2SO4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम तो वाटर में से निकल गए, जियोलाइट में रह गए, लेकिन आप देखो ये क्लोराइड आयंस, सल्फेट आयंस, ये तो एज इट इज वाटर में प्रेजेंट है। तो CaCl2 की अगर मैं बात करूं, कैल्शियम जो है ये तो खत्म हो गया पानी में से, लेकिन जो ये क्लोराइड आयंस थे ये तो अभी भी वाटर में प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट का भी यही हाल है। तो यहाँ पे कैटायनिक इंप्योरिटीज रिमूव हो रही है, एनायनिक इंप्योरिटीज तो एज इट इज है। ट्रीटेड वाटर जो है उसमें सोडियम सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसको कि हम सीधा बॉयलर्स में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए लिमिटेशंस क्या है। टर्बिड वाटर हम इसमें यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो जियोलाइट के पोर्स को खराब कर देता है। एसिडिक वाटर हम इसमें फीड नहीं कर सकते क्योंकि वो जियोलाइट बेड को डिस्ट्रॉय कर देगा। हॉट वाटर हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो जियोलाइट को घोल देगा, डिसॉल्व कर देगा। अगर वाटर के अंदर हैवी सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, आयरन, मैंगनीज एक्सेट्रा, तो ये वाटर को तो सॉफ्ट कर देगा, लेकिन ये जो आयंस हैं ये बहुत टाइटली अपने आप को बॉन्ड कर लेते हैं जियोलाइट के साथ में, तो उसको रीजनरेट नहीं आप करा सकते, मतलब वो फिर बेकार हो जाएगा। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब है ये न्यूमेरिकल्स जियोलाइट प्रोसेस पे, जो कि आपको देख सकते हो काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली ये आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखिए, हार्डनेस ऑफ 10,000 लीटर ऑफ सैंपल ऑफ वाटर वाज कंप्लीटली रिमूव्ड बाय पासिंग इट थ्रू अ जियोलाइट सॉफ्टनर। आपका वाटर की क्वांटिटी यहाँ पे दे रखी है, जियोलाइट सॉफ्टनर देन रिक्वायर्ड 200 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन containing 150 grams per liter of NaCl for regeneration. Find out the hardness of water sample. ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें आपसे कहा गया है कि मतलब जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे इस तरीके के, उसमें आपको बेसिकली क्या करना है, 3 स्टेप्स में आप वाटर की हार्डनेस इसमें से कैलकुलेट करोगे। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको ये लेना है कि टोटल अमाउंट ऑफ NaCl जो आपका लगा है इसमें, क्वांटिटी ऑफ NaCl वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब आप यहाँ देखो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1 लीटर NaCl का जो सॉल्यूशन है उसमें 150 ग्राम नमक घुला हुआ है। 1 लीटर में 150 ग्राम घुला हुआ है। और कितना लीटर पानी है, जो है हमारा कितना लीटर NaCl लगा है, सॉरी 200 लीटर लगा है। 1 लीटर में है 150 ग्राम, तो 200 लीटर में होगा कितना, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम देखो क्या करोगे, 200 लीटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 150 ग्राम्स पर लीटर में। 1 लीटर में है 150, तो 200 में होगा कितना, गुणा कर देंगे दोनों को, ये आ गया आपका 30,000 ग्राम NaCl। तो पहला स्टेप क्या है, आप निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ NaCl जो इसमें लगा है। दूसरे स्टेप में आपको क्या निकालना है, CaCO3 इक्विवेलेंस यानी हार्डनेस। ये क्या होगा, फॉर्मूला आपका हार्डनेस का हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। यहाँ सॉल्ट क्या है, NaCl, तो हम यहाँ पे सॉल्ट की जगह लिखेंगे NaCl, अमाउंट ऑफ NaCl मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। अब आप देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 क्या होता है 50, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl क्या होता है 58.5, यानी ये दोनों फिक्स्ड हैं। इस क्वेश्चन में ये दोनों फिक्स्ड हैं, यही रहना है, ये हमेशा यही रहेगा। सिर्फ अमाउंट ऑफ NaCl कहाँ से आएगा, जो आपने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया 30,000, तो यहाँ मैंने 30,000 लिख दिया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया आपका दिस मच ग्राम्स पर लीटर। मुझे ये चाहिए मिलीग्राम्स पर लीटर में या ppm में। अगेन ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो क्या करा, इस ग्राम पर लीटर को मिलीग्राम पर लीटर में बदलने के लिए मैंने सिर्फ 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया मेरा इतना ppm। अब देखो ये जो है ये किस में है आपकी, मुझे 10,000 लीटर्स में वाटर दिया गया है, तो ये जो
हार्डनेस है ये किसकी है, 10,000 लीटर्स की है ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, पर लीटर, 1 लीटर में कितनी है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 में है इतनी, तो 1 लीटर में होगी कितनी, इसको 10,000 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2564.1 ppm। हर क्वेश्चन आपका इसी तरह जाएगा, यही 3 स्टेप्स होंगे जिसमें आपको ये कैलकुलेट करना है। पहले में टोटल अमाउंट ऑफ NaCl, सेकेंड में CaCO3 इक्विवेलेंट, एंड थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, इसी स्टेप में आपको ये मिलीग्राम्स में भी कन्वर्ट करना है, एंड लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको 1 लीटर की हार्डनेस निकालनी है, यानी टोटल अमाउंट ऑफ वाटर से डिवाइड कर देंगे, यही लगेगा हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो, बाय पासिंग 50 liters of NaCl solution containing 250 grams per liter of NaCl, an exhausted zeolite softener bed was regenerated. Calculate the liters of hardness of water sample. Hardness equal to 200 ppm as CaCO3 which can be softened by regenerated bed of zeolite softener. थोड़ा सा ट्विस्ट है पिछले क्वेश्चन की कंपैरिजन में, यहाँ पे आपको हार्डनेस गिवन है, ठीक है, आपको हार्डनेस यहाँ पे गिवन है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, सबसे पहला स्टेप देखो वही है, टोटल अमाउंट ऑफ NaCl 50 इंटू 250। क्यों किया है हमने ये, क्योंकि टोटल जो NaCl लगा है वो 250 ग्राम लगा है, 250 ग्राम पर लीटर है मतलब, और सॉरी, टोटल जो NaCl लगा है वो 50 लीटर लगा है, 1 लीटर में 250 ग्राम नमक है, 50 लीटर में होगा कितना, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया आपका 12,500 ग्राम। फॉर्मूला वही देखो, वही फॉर्मूला है, CaCO3 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ NaCl मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, वही लगाया है पूरा CaCO3 इक्विवेलेंट्स, है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, राइट, इसको अभी भूल जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, 1000 से मल्टीप्लाई करते थे उसे मिलीग्राम लाने में, तो ये यहीं पे हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और लास्ट स्टेप जो था उसमें हम 1 लीटर कैलकुलेट करते थे, कैसे, ये जितना भी कैलकुलेशन करके आई थी उसको डिवाइड करते थे बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये पूरा फॉर्मूला हमने एक ही बार में लिख दिया है, ठीक है ना। आप देखो CaCO3 इक्विवेलेंस कैसे है, ये इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ NaCl multiplied by equivalent weight of CaCO3 upon equivalent weight of NaCl multiplied by 1000 and upon volume of water, ठीक है। इधर क्या है, हार्डनेस, जिसको कि हम और क्या बोलते हैं, CaCO3 इक्विवेलेंट्स भी बोलते हैं। तो ये पूरा फॉर्मूला हो गया हमारा, यही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है 200, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 200, अमाउंट ऑफ NaCl आपने यहाँ से लिया 12,500, ये आपको पता है 50 होता है, ये 58.5 होता है, ये 1000 एज इट इज रहेगा, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सारी वैल्यूज रख के हमारा ये आंसर आ जाएगा 53418.80 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 3 तरीके के क्वेश्चन है जिसमें हल्का हल्का वेरिएशन है, इसके अलावा जियोलाइट से कोई और क्वेश्चन नहीं बन सकता। देखिए, जियोलाइट सॉफ्टनर वाज 90% एग्जॉस्टेड बाय रिमूविंग द हार्डनेस कंप्लीटली व्हेन 10,000 लीटर्स ऑफ हार्ड वाटर वाज पास थ्रू इट। यहाँ पे आपको परसेंटेज दे रखी है एग्जॉशन की, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका हमें कुछ नहीं करना, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, दे रखा है दिए रहने दो, जो भी है इसको बिल्कुल निगलेक्ट करके चलना है। यहाँ पे हमसे कहा गया है 10,000 हमारा लीटर पानी है जिसको हमने सॉफ्ट किया है। अब जो जियोलाइट बेड था, एग्जॉस्टेड जियोलाइट बेड था, उसको रीजनरेट कराया, सॉरी उसको हमने 200 लीटर्स NaCl के साथ में रीजनरेट कराया, जो कैसे है 3% है। अब देखो यहाँ पे आपको ग्राम्स पर लीटर में, मतलब यहाँ ये नहीं दे रखा कि 1 लीटर में कितना नमक घुला हुआ है, वो नहीं दे रखा, उसकी जगह क्या दे रखा है आपको 3% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन दे रखा है। फॉर इट्स कंप्लीट रीजनरेशन कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ एक चीज हमें चाहिए कि 1 ग्राम में कितना NaCl है। तो देखो जब भी इस तरह से परसेंटेज में दे रखा है, जो हमारा NaCl सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन परसेंटेज में है, ग्राम पर लीटर में नहीं है, तो हमें क्या करना है, जो भी परसेंटेज में दे रखा है, x दे रखा है मान लो,
तो हमें सिर्फ इसका क्या करना है, इसके आगे एक 0 ऐड कर लेनी है। ठीक है, सिंपल। जैसे यहाँ पे 3% है तो ये हो जाएगा 30 ग्राम पर लीटर। 20% है तो ये हो जाएगा 200 ग्राम पर लीटर। ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म है, कोई दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, इस तरीके से याद रखो। बाकी परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो तुम्हें पता होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 3% NaCl सॉल्यूशन क्या होता है, 30 ग्राम्स पर लीटर NaCl हो गया। अमाउंट ऑफ NaCl 200 लीटर में कितना होगा, 200 इंटू 30, 6000। वही स्टेप्स हैं जो पीछे हमने किए, बिल्कुल। CaCO3 इक्विवेलेंट निकाल लिया फिर हमने, फिर 10,000 लीटर में निकाल लिया, ये आ गया 569.80। वही मेथड है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, परसेंट एग्जॉशन से कोई मतलब नहीं है। परसेंटेज में अगर हम सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन दे रखी है, परसेंटेज का साइन हटाओ, 0 लगाओ, ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका आयन एक्सचेंज मेथड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। ये भी कैसा है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड है। देखिए इसको हम दिस इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग डीमिनरलाइज्ड या डी आयोनाइज्ड वाटर। तो इससे जो हमें वाटर मिलता है वो कैसा है, वो कंप्लीटली डी आयोनाइज्ड है, उसमें किसी भी तरीके के आयंस नहीं बचेंगे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जियोलाइट में आपने देखा था सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज आयंस रिमूव होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस वाटर में ही रह जाते हैं। तो इससे हमें ना नेगेटिव बचेगा, ना पॉजिटिव, ना एनायंस, ना केटायंस। तो ये डी आयोनाइज्ड वाटर बचेगा, जिसको कि हम डीमिनरलाइज्ड वाटर भी बोलते हैं। आयन एक्सचेंज रेजिन्स क्या होते हैं, देखिए ये हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले क्रॉस लिंक्ड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पोरस होता है। इनकी कैपेसिटी क्या है, इनकी कैपेबिलिटी क्या है, इनके अंदर H+ आयंस और OH- आयंस होते हैं, जो कि वाटर में प्रेजेंट केटायंस या एनायंस के साथ में एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे जियोलाइट में आपने देखा सोडियम आयंस हैं जो कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन से एक्सचेंज हो जाते हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे, दोनों केटायंस थे। इनके पास में क्या है, इनके पास H+ आयंस है और OH- आयंस है। H+ आयंस पॉजिटिवली चार्ज आयंस के साथ में रिप्लेस होंगे, OH- आयंस नेगेटिवली चार्ज आयंस के साथ में रिप्लेस होंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके के आयन एक्सचेंजर्स हमारे होते हैं। इसमें एक होता है केटायन एक्सचेंज रेजिन और एक होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन। केटायन एक्सचेंज रेजिन देखिए क्या होता है, ये स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन को पॉलीमर्स होते हैं जो कार्बोक्सिलेशन में या सल्फोनेशन पे बन जाते हैं। मतलब ये cation exchange resins बन जाते हैं। They become capable of exchanging their H+ ions with cations of the solution। अभी हम आगे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तब आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी। These have acidic functional groups like SO3H, COH या OH, and hence they have loosely held H+ ions which are reversibly exchanged by hardness producing cations या anions present in water। सॉरी, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन वाटर। देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे हमने कहा था स्टाइरीन डाइविनाइल डेरिवेटिव्स होते हैं, स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो आप देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर होता है स्टाइरीन का, बेंजीन। देखिए ये स्टाइरीन होती है, ये बेंजीन, इसके साथ में अगर मैं CH डबल बॉन्ड CH2, ये होती है स्टाइरीन। ठीक है, और ये क्या है, स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो इसमें आप देखो ये बेंजीन की रिंग हो गई CH डबल बॉन्ड CH2, ये बेंजीन की रिंग CH डबल बॉन्ड CH2, ये बेंजीन की रिंग CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंबाइंड है, इसलिए हम कह रहे हैं स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं ये। ठीक है, आप देखो बनाना कैसे, याद कैसे रखना है, ऑल्टरनेट CH CH2 CH CH2 CH CH2 ऐसे चेन बना लो, जहां जहां CH है वहां वहां आप बेंजीन रिंग को अटैच कर दो। ठीक है, किसी भी एक बेंजीन रिंग से फिर से आगे आप अटैच कर दो यही चेन CH CH2 CH CH2 CH CH2, जहां जहां CH है वहां वहां आप क्या करोगे, फिर से बेंजीन रिंग्स लगा दो। ठीक है, और ये जो बेंजीन रिंग्स हैं इसमें आपको क्या करना है, इसमें पैरा पोजीशन पे हमने क्या लगाए हुए हैं, एसिडिक ग्रुप्स SO3H SO3H, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं SO3H। ये हो गया हमारा केटायन डेरिवेटिव। ठीक है,
या कैटायन एक्सचेंज रेजिन। इसी तरीके से एनायन एक्सचेंज रेजिन है। ये कैसे बना है? ये बना है स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन की कार्बोक्सिलेशन से या एसिड के साथ में रिएक्शन से, जब इसमें एसिडिक ग्रुप लग गए हैं। इसी तरीके से ये जो हमारा एनायन एक्सचेंज रेजिन होगा, इसमें सिर्फ फर्क क्या है कि ये जो एसिडिक ग्रुप है इनकी जगह क्या होगा, कोई बेसिक ग्रुप होगा। स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ बेसिक ग्रुप है। ये हमारे बन जाएंगे एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो देखो ये स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन या अमीन फॉर्मल्डिहाइड कोपॉलीमर्स हैं जो कि डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करने पे उनके जो OH माइनस आयंस उनके पास होते हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं बाय द एनायंस प्रेजेंट इन वाटर। इनके पास क्या होता है, बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे कि क्वाटरनरी अमोनियम या क्वाटरनरी सल्फोनियम या क्वाटरनरी फॉस्फोनियम ग्रुप्स। आप देखो यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप्स है। क्वाटरनरी मतलब क्या होता है, जिसकी वैलेंसी 4 हो। क्वाटरनरी अमोनियम, अमोनियम मतलब अगर मैं लिखती हूँ NH4 तो ये क्वाटरनरी अमोनियम है ना। एन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 4 हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं इस पे, ठीक। तो ये क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप है। अब आप देखो यहाँ पे नाइट्रोजन बीच में है, Me3 प्लस OH माइनस और एक वैलेंसी CH2, यानी नाइट्रोजन की एक वैलेंसी CH2 सेटिस्फाई कर रहा है और 3 है Me3 CH3 ग्रुप्स, मिथाइल ग्रुप्स 3 है ना। तो ये नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, यानी पॉजिटिव ग्रुप आ गया। तो इसके साथ में क्या लगा हुआ है, OH माइनस न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो कैसा है, ये बेसिक है। अब ये जो OH माइनस ग्रुप है ये रिप्लेस हो सकता है वाटर में जो एनायंस प्रेजेंट है उसके साथ में, ठीक है। हेंस दे हैव लूजली हेल्ड OH माइनस आयंस जो कि रिवर्सिबली एक्सचेंज किए जा सकते हैं बाय हार्डनेस प्रोड्यूसिंग एनायंस इन वाटर। कौन कौन से हो सकते हैं पानी में एनायंस, क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, इनके साथ में एक्सचेंज किया जा सकता है। प्रिंसिपल देखो, these ion exchange resins are capable of exchanging hardness producing ions जैसे cations as well as anions in water। किससे रिप्लेस करते हैं, अपने H प्लस आयन से एंड अपने OH माइनस आयन से। वर्किंग देखो, वर्किंग में दोनों ही जो कॉलम्स हैं हमारे एनायन एक्सचेंज रेजिन एंड कैटायन एक्सचेंज रेजिन, दोनों की वर्किंग अलग अलग होती है। दोनों की वर्किंग दो दो स्टेप में होती है। आयन एक्सचेंज प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 कॉलम्स, कैटायन एक्सचेंजर एंड एनायन एक्सचेंजर। पहले जो पानी पास किया जाता है वो कैटायन एक्सचेंजर से किया जाता है ना, उसके थ्रू पानी पास करेंगे, जहां पे कि क्या होता है, हार्डनेस कॉजिंग कैटायंस, जैसे पॉजिटिवली चार्ज जितने भी आयंस हैं पानी के अंदर वो इस एक्सचेंजर में जो H प्लस आयंस प्रेजेंट हैं, कैटायन एक्सचेंजर में जो H प्लस आयंस प्रेजेंट हैं उनके साथ में एक्सचेंज हो जाता है। फिर इसी वाटर को आगे पास करके आगे पास कराया जाता है एनायन एक्सचेंजर से, जहां पे कि हार्डनेस कॉजिंग एनायंस जैसे क्लोराइड आयंस, सल्फेट आयंस या जो भी नेगेटिवली चार्ज हमारे आयंस है, बाइकार्बोनेट आयंस, इनको एक्सचेंजर में जो हमारा एनायन एक्सचेंजर है उसमें जो OH माइनस प्रेजेंट है उनके साथ में एक्सचेंज किया जाता है। अब क्या हुआ, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, इसकी जगह क्या आया H प्लस, इसकी जगह क्या आया OH माइनस, यानी कि वाटर के अंदर क्या है, अब सिर्फ H प्लस और OH माइनस है। दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, H प्लस एंड OH माइनस कंबाइन करके वाटर बनाते हैं। H प्लस एंड OH माइनस thus released in water combine to form water. Hence water coming out of the columns is free from hardness। अब इसमें ना cations है ना anions है ना, and it is known as deionized या demineralized water। वर्किंग देखें, दो स्टेजेस में चलता है। पहले पानी हम पास कराते हैं जिसमें कि कैटायन एक्सचेंजर है और उसके बाद में सेकेंड कॉलम जो कि एनायन एक्सचेंजर है उससे पास कराएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें स्टेप 1 वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस है। वाटर सॉफ्टनिंग में पहले कैटायन एक्सचेंजर और फिर एनायन एक्सचेंजर, क्या रिएक्शन चलेंगी, कैटायन एक्सचेंजर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। एनायन एक्सचेंजर का फॉर्मूला ये होता है ROH एंड RH। RH इसके साथ में क्या रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो कि वाटर में प्रेजेंट हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास CaCl2 है तो इसका जो कैल्शियम है वो कहाँ रिएक्ट करेगा, यहाँ रिएक्ट करेगा। इसके साथ में कैल्शियम रिएक्ट हुआ, क्या करना है, इसकी जगह पे R की जगह पे कैल्शियम है ना, और कैल्शियम की जगह पे R, ये हमें करना है। देखिए क्या बनेगा,
R2CA, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पे R की जगह नहीं H की जगह, हाइड्रोजन आयंस ही तो रिप्लेस होते हैं, तो कैल्शियम की जगह हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस की जगह कैल्शियम। तो आप देखो ये बन गया R2CA और ये H+ आयंस आपके रिलीज हो गए। ठीक है, ये R क्या है, अगेन जैसे जियोलाइट में Ze क्या होता था, इनसॉल्युबल मैट्रिक्स होता था, यहाँ पे भी ये इनसॉल्युबल मैट्रिक्स है। इसी तरीके से ROH जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोराइड आयंस के साथ में। ये जो क्लोराइड आयंस है, ये क्लोराइड आयंस जो है ये कहाँ पे, ये देखिए ये यह है ना, सेम वाटर है, तो ROH और क्लोराइड, अब ये OH यहाँ और Cl यहाँ, क्या बना, RCl एंड OH माइनस रिलीज हो गए वाटर के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से सल्फेट आयंस के साथ में रिएक्शन दिखाई गई है। सल्फेट आयंस कहाँ जाएंगे, OH की जगह, और OH कहाँ जाएगा, सल्फेट की जगह। तो ये क्या बन गया, देखिए R2SO4 एंड OH माइनस आयंस हमारे रिलीज हो गए। ये रिलीज जो हुए आयंस ये आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा रीजनरेशन का, आयन एक्सचेंजर्स के रीजनरेशन का। कुछ टाइम बाद क्या होगा, दोनों एक्सचेंजर्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जहाँ पे कि उनकी H+ और OH माइनस आयंस जो हैं वो कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएंगे यहाँ पे केटाइंस इन वाटर एंड एनायंस इन वाटर से। ठीक है, तो इनको हमें रीजनरेट करना पड़ेगा। रीजनरेट हम कैसे कर सकते हैं, केटाइन एक्सचेंजर में हमें क्या चाहिए, H+ आयंस कौन फर्निश करता है, एसिड, तो इसको हम एसिड के साथ में रीजनरेट करेंगे। और इसके साथ में हमें क्या चाहिए, OH माइनस आयंस चाहिए, कहाँ मिलते हैं, बेसिस में, तो यहाँ पे बेस को लिया जाता है रीजनरेशन के लिए। ठीक, तो R2CA H+ आयंस के साथ में रिएक्ट करेगा, और ये फिर से वही करना है, कैल्शियम यहाँ और H+ आयंस यहाँ, इसी तरीके से Cl यहाँ और OH माइनस आयंस यहाँ। ये हमारा रीजनरेटेड रेजिन्स आ गए, कैल्शियम और क्लोराइड्स जो थे वो रिलीज हो जाएंगे। इन कॉलम्स को वॉश किया जाता है विद डीआयोनाइज्ड वाटर एंड वॉशिंग्स, जिसमें कि ये सब कुछ है, एंड दीज आर पास टू सिंक या ड्रेन, फेंक दिया जाता है इसको। रीजनरेटेड रेजिन्स को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस देखिए इस प्रोसेस की क्या है, इसमें से जो हमें वाटर मिलता है वो 0 हार्डनेस का होता है, करीब करीब उसके अंदर कोई आयोनिक इम्प्योरिटीज नहीं रहती। इसमें आयंस के साथ साथ में पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी पानी में से रिमूव हो जाते हैं। ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ऑपरेट करने में आसान है, रनिंग कॉस्ट इसकी नेग्लिजिबल है, लेकिन जियोलाइट से महंगा है। डिसएडवांटेजेस देखिए, सेटअप कॉस्टली है, कॉस्टली केमिकल्स ये यूटिलाइज करता है, एसिड और बेस को रीजनरेट कराने के लिए चाहिए जो महंगे हैं। वाटर जो है कैसा नहीं होना चाहिए, टर्बिड नहीं होना चाहिए, टर्बिडिटी लेवल उसकी बहुत कम होनी चाहिए, 10 ppm से कम, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। लिमिटेशंस देखो, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है और स्मॉल स्केल ट्रीटमेंट के लिए ये यूज किया जाता है। का डायग्राम यहाँ पे रह गया है, देखिए इसका डायग्राम हम यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। जैसे आपने जियोलाइट का देखा था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम एक हार्ड वाटर इनलेट लेंगे, और ये हमारा यहाँ पे पहला कॉलम होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स बनाए हैं। ठीक है, आपका जो जैसे हम जियोलाइट बनाते थे काफी कुछ उससे मिलता जुलता हमारा ये है प्रोसेस, सिर्फ इसमें क्या है, इसमें आपके पास में 2 कॉलम्स हैं, यानी कि ये जो मेटेलिक सिलेंडर जैसे हम ले रहे हैं ये हमारे पास 2 हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जियोलाइट में भी ऐसे ही करते थे हम, यहाँ पे हमारा रीजनरेटर होता था, ठीक है, और एक छोटा सा आउटलेट होता था यहाँ पे हमारे पास, जो कि हम ड्रेनेज के लिए यूज करते थे। ठीक, यहाँ हमारा क्या होता था, जियोलाइट बेड होता था, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, पहले वाटर किससे पास कराते हैं, केटाइन से, केटाइन एक्सचेंजर, इसके नीचे क्या होगा, ग्रेवल,
और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे रीजनरेशन के लिए हम यूज करेंगे, है ना, यहाँ पे होगा हमारा क्या, एनायन एक्सचेंजर, और इसके नीचे होगा ग्रेवल, ठीक। और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे एक ओपनिंग होगी जो कि होगी अगेन ड्रेनेज के लिए टू दी सिंक। अब क्योंकि ये कैटायन एक्सचेंजर है, ये क्या है, हार्ड वाटर इनलेट, और यहाँ पे ये क्या है, ये है सॉफ्ट वाटर आउटलेट, राइट। क्योंकि ये कैटायन एक्सचेंजर है ना, H+ आयंस अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एसिड, क्या है ये, रीजेनरेटर। और इस तरफ हमने क्या लिया है, एनायन एक्सचेंजर, इसको हम रीजनरेट किससे करते हैं, बेस से, तो ये हो गया बेस रीजनरेटर। और बाकी आप क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे वाटर दिखा सकते हैं, यहाँ हो गया हमारा वाटर जो कि हम फ्लो करा रहे हैं इसके थ्रू, ठीक है, इस तरीके से वाटर है, एंड दिस इज पंप, पानी को पंप करने के लिए, ऊपर फ्लो कराने के लिए। थोड़ा सा ये अनटाइडी डायग्राम है कि हमारी ये 1 शॉट वीडियो है, जल्दी जल्दी हमें सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें बिल्कुल भी, इसलिए ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बनाया, ठीक है। ये आपका इस तरीके से डायग्राम होता है, ठीक है, ये है आयन एक्सचेंज रेजिन्स का डायग्राम। नेक्स्ट मेथड है आपका लाइम सोडा प्रोसेस फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। लाइम सोडा प्रोसेस भी आपका एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड है। क्यों कहा जाता है इसको लाइम सोडा प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो हम केमिकल्स यूज करते हैं वो क्या है, लाइम एंड सोडा, है ना। लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, और सोडा का क्या फॉर्मूला है, Na2CO3। इस प्रोसेस में हम कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा यूज करते हैं। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं पानी के हिसाब से कितनी जरूरत है। जितने भी कैल्शियम सॉल्ट्स हैं वो सब प्रेसिपिटेट होते हैं एज CaCO3, एंड जितने भी मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं वो सब प्रेसिपिटेट आउट होते हैं एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। प्रेसिपिटेट आउट होता है, इसका मतलब इसमें क्या है, स्लज फॉर्मेशन होती है। जितने भी कैल्शियम सॉल्ट हैं सब CaCO3 प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होंगे, जितने भी मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं सब हमारे MgOH होल ट्वाइस में प्रेसिपिटेट होंगे। बेसिकली क्या है, जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सब के सब आप उनके प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट करने हैं जो कि स्लज फॉर्मेशन कंपाउंड्स होंगे, है ना, जैसे आपने यहाँ पे देखा। इस स्लज को कैसे रिमूव किया जाता है, ब्लो डाउन ऑपरेशन से। अब आप देखो, लाइम और सोडा जो है ये रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं जिससे कि हमारे जितने भी डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उनको प्रेसिपिटेट आउट कर दिया जाए इनटू CaCO3 या MgOH होल ट्वाइस। इसके अलावा आयरन के, एल्यूमिनियम के भी सॉल्ट्स हो सकते हैं, वो भी उनके प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेसिकली हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, आयरन का भी हाइड्रोक्साइड, वो प्रेसिपिटेट होते हैं। लाइम जो है वो रिएक्ट करता है टेम्परेरी हार्डनेस के साथ में, और CO2 के साथ में, एसिड्स के साथ में, बाइकार्बोनेट्स के साथ में, एलम्स के साथ में, यानी सारे सॉल्ट्स के साथ में लाइम रिएक्ट करता है, ठीक है। ये सबको वो रिमूव करता है, लेकिन ये कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकता। लाइम बाकी सब तरीके की हार्डनेस पानी से रिमूव कर देता है, गैस रिमूव कर देता है, एसिड्स रिमूव कर देता है, लेकिन ये पानी में से परमानेंट कैल्शियम की हार्डनेस को रिमूव नहीं कर पाता। वो काम है सोडा का। सोडा सिर्फ एक काम करता है कि कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है, राइट। ये इसका प्रिंसिपल है। यहाँ पे कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम और सोडा हम यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम एक्सेस में लाइम और सोडा यूज करेंगे तो बॉयलर में बॉयलर ट्रबल्स, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट जनरेट हो जाएगी। दो तरीके के प्रोसेस होते हैं ये, कोल्ड सोडा लाइम एंड हॉट सोडा लाइम। दोनों में सिर्फ टेम्परेचर का फर्क है। रूम टेम्परेचर पे जो ऑपरेट होता है उसको कोल्ड सोडा लाइम कहते हैं। जो एलिवेटेड टेम्परेचर पे, यानी अगर पानी के साथ में स्टीम भी हमने मिक्स कर दी या पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा किया हुआ है, बॉइल्ड वाटर हम यूज कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं हॉट सोडा लाइम प्रोसेस। हॉट सोडा लाइम प्रोसेस कोल्ड सोडा लाइम प्रोसेस से ज्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि कोल्ड सोडा लाइम प्रोसेस में हमें कोएगुलेंट्स ऐड करने पड़ते हैं, जबकि हॉट सोडा लाइम प्रोसेस में कोएगुलेंट्स ऐड नहीं करने पड़ते।
ये प्रोसेस जो है वो क्विक रिस्पॉन्स देता है और ज़्यादा ये देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, इसको रूम टेम्परेचर पे करते हैं, इसको हाई टेम्परेचर पे करते हैं। ये रैपिड प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है। इसमें कोएगुलेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसमें कोएगुलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोएगुलेंट वो होता है जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिल्ट्रेशन यहाँ पे पानी का आसान नहीं है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन आसान है क्योंकि पानी की विस्कोसिटी काफ़ी कम है। रेजिडुअल हार्डनेस यानी बचती जो है हार्डनेस ट्रीटमेंट के बाद वो 60 ppm है। यहाँ पे देखिए 15 से 30 ppm है। यहाँ डिजॉल्व्ड गैसेस रिमूव नहीं होती, यहाँ पे रिमूव हो जाती है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे है। ये कैपेसिटी इसकी कम है, इसकी सॉफ्टनिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो हम कहते हैं हॉट सोडा लाइम प्रोसेस इज बेटर। ये देखिए ये सारा डायग्राम है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक ये अपैरेटस है जो कि कोनिकल शेप्ड है, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर देखो रॉ वाटर है, यहाँ से हम हार्ड वाटर फीड करेंगे। यहीं पे एक इनलेट है स्टीम के लिए, सुपर हीटेड स्टीम हम यहीं से पानी के साथ में ऐड कर देंगे, यानी हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट हो रहा है ये। और यहीं पे इसी पोर्शन में केमिकल्स भी ऐड कर दिए जाते हैं, कौन कौन से, सोडा और लाइम। तो ये सब कुछ मिक्स होके इस कोन जैसी चीज में रिएक्शंस चलती हैं, इसको हम कहते हैं रिएक्शन टैंक। यहाँ पे सब रिएक्शंस होंगी जो अभी हम आगे देखेंगे। रिएक्शन होने के बाद में क्या बनेगा, स्लज बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। तो वो जो स्लज है वो कैसा है, वो यहाँ पे सेटल होता चला जाएगा, भारी होता है तो नीचे सेटल होता जाएगा और उसको हम यहाँ से ब्लो डाउन ऑपरेशन से रिमूव कर सकते हैं। एंड वाटर, जो पानी जिसमें से स्लज सेपरेट हो गया, जिसमें से प्रेसिपिटेट रिमूव हो गया, वो हल्का है तो वो ऐसे ऊपर फ्लो करेगा। फ्लो करने के बाद में वो, इसको देखो क्या कहते हैं, कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक, इसको हम कहते हैं कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। यहाँ से वाटर फ्लो करेगा, यहाँ पे सॉफ्ट वाटर है ये बेसिकली, और यहाँ से अलग अलग फिल्टर्स हमने लगाए हुए हैं। यहाँ पे देखो पहले फाइन सैंड लेयर है, फिर कोर्स सैंड लेयर है, बारीक रेत, मोटा रेत, यहाँ पे पत्थर। ये बेसिकली किस लिए है, ये फिल्ट्रेशन के लिए है, सैंड फिल्टर लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया फिल्टर्ड सॉफ्टन्ड वाटर आउटलेट, ठीक। ये इसका डायग्राम है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। Consist of treating water with softening chemicals at temperature 80 degrees to 150 degrees Celsius close to the boiling point of water. Hot soda lime apparatus consists of 3 parts. 3 parts का बना होता है, reaction tank, conical sedimentation tank and sand filter. तो reaction tank में क्या होता है, यहाँ पे सारी reactions होती हैं, raw water, chemical और steam सबको mix करके सब में reaction चलती है। Sedimentation tank में क्या होता है, इसमें स्लज जो है वो पानी से सेपरेट आउट किया जाता है और सैंड फिल्टर क्या करता है, ये पानी को फिल्टर आउट करता है। रिएक्शंस देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हम लाइम की सारी रिएक्शंस लिखेंगे, अलग अलग हेडिंग्स में रिएक्शंस हैं। तो आप देखो सबसे पहले हमने टेम्परेरी हार्डनेस को टारगेट किया है। टेम्परेरी हार्डनेस किस किस की वजह से है, बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। तो हमने यहाँ पे लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट भी लिया है, ठीक है। क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट भी क्या होता है, ये भी पानी में सॉल्युबल रहता है। प्रेसिपिटेट मैग्नीशियम क्या क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कब बनता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाता है पहले मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो पानी में अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो उसको भी हम टेम्परेरी हार्डनेस में कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से सोडियम और पोटेशियम के भी बाइकार्बोनेट जो हैं उनको भी हम यहाँ कंसिडर करेंगे टेम्परेरी हार्डनेस में। तो आप देखो रिएक्शन कैसे है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराई लाइम से, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लाइम, मैग्नीशियम कार्बोनेट लाइम। मैंने आपसे कहा था जितने भी कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं CaCO3 में, जितने भी मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। तो हमें वही करना है, यहाँ पे हमें देखना है वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे। बन रहे तो सबसे पहले वही बनाओ। ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम है, ठीक है। मुझे क्या बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे देखो CO3 होल ट्वाइस है ना, HCO3 है लेकिन मुझे CO3 चाहिए, तो 2CaCO3 यहाँ पे बन गया, साथ में रिलीज हुआ वाटर। यहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम है, क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, Mg से MgOH होल ट्वाइस बन गया, कैल्शियम से CaCO3 बन गया और वाटर रिलीज हो गया। इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट और CaOH होल ट्वाइस है, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, खत्म। तो ये तो खत्म हो गए। इसी तरीके से सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट, ये देखो क्या बनेगा, यहाँ पे CaCO3 बनेगा और क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा।
यहाँ पे क्या बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 बनेगा और वाटर बनेगा। ये भी क्या है, ये भी कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, ये भी पानी में सॉल्युबल फॉर्म में रहेंगे, इनका कोई नुकसान नहीं होता, तो यानी कि ये भी रिमूव हो गए। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम का कोई भी सॉल्ट हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ ये दोनों याद रखने हैं। इसके अलावा कोई भी सॉल्ट सोडियम या पोटेशियम का हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता, कैलकुलेशन में भी कंसिडर नहीं करेंगे, रिएक्शंस भी नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट देखिए, परमानेंट हार्डनेस को अब हमें टारगेट करना है। परमानेंट हार्डनेस किसकी लेंगे, मैग्नीशियम की लेंगे, कैल्शियम की तो परमानेंट हार्डनेस एक ही और ही नहीं करता, तो हमने क्या लिया यहाँ पे, MgCl2 ले लिया और MgSO4 ले लिया। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, लाइम के साथ में, फिर वही करना है। कैल्शियम है तो CaCO3 बन सकता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं नहीं बन सकता, क्या बन सकता है, MgOH होल्ड वाइज बना लिया, CaCl2 बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे CaSO4 बनेगा, MgOH होल्ड वाइज बनेगा, ठीक है, ये तो रिमूव हो गया हमारा, ये प्रेसिपिटेट बन गया, ये प्रेसिपिटेट बन गया। अब ये कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट ये क्या है, परमानेंट कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, तो यहाँ पे लाइम ने इनको तो रिमूव कर दिया, लेकिन साथ में क्या जनरेट हो रहा है, कैल्शियम के परमानेंट सॉल्ट्स जनरेट हो रहे हैं, तो किसको कौन रिमूव करेगा, इसको रिमूव करेगा सोडा। यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों को पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए, भाई ये भी तो इन्हीं का प्रोडक्शन है, तो ये इन्हीं की वजह से तो है, इसको रिमूव करने का मतलब है कि ये भी रिमूव होने चाहिए, तो इसको रिमूव करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, लाइम भी चाहिए, सोडा भी चाहिए, ठीक है ना। और पीछे जो हमने रिएक्शंस देखी थी वो सिर्फ टेम्परेरी हार्डनेस थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा था, परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम की कुछ नहीं बन रही थी, तो वहां हमें क्या चाहिए था, सिर्फ लाइम चाहिए था। ये देखिए डिजॉल्व्ड गैसेस हैं, यहाँ पे CO2 लिया, H2S लिया, रिएक्शन कराई हमने, ये CaCO3 बना, ये कैल्शियम सल्फाइड बना, ये भी दोनों क्या है, प्रेसिपिटेट है, वाटर है, वाटर है, यहाँ पे कुछ भी जनरेट नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या लगेगा, सिर्फ लाइम लगेगा। गैसेस सिर्फ लाइम लेंगी, पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। फ्री मिनरल एसिड्स देखिए HCl और H2SO4, यहाँ पे क्या बनेगा, CaCl2 और वाटर, CaSO4 और वाटर, देखो ये बना CaCl2 और CaSO4, ये क्या है, परमानेंट कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, तो एसिड्स तो रिमूव हो गए लेकिन कैल्शियम के परमानेंट सॉल्ट्स जनरेट हो गए, यानी इसको भी, जो ये एसिड्स हैं, ये कंप्लीटली रिमूव होने के लिए इनको क्या चाहिए, लाइम भी चाहिए और सोडा भी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डिसॉल्व्ड एलम्स जो है, यानी आयरन के जो सॉल्ट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, या एल्यूमिनियम के जो सॉल्ट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए क्या रिएक्शन हो रही है, आप देखो FeSO4 लिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में यानी लाइम के साथ रिएक्ट कराया, क्या बनेगा, CaSO4 बनेगा और FeOH होल्ड ट्वाइस, है ना। ये जो FeOH होल्ड ट्वाइस बनाए, ये फिर वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये प्रेसिपिटेट है, रिमूव हो गया, लेकिन क्या बना यहाँ पे, कैल्शियम सल्फेट बना, इसको फिर क्या चाहिए, इसको फिर परमानेंट हार्डनेस है, ये है ना, परमानेंट हार्डनेस है, क्या रिमूव करेगा, इसको सोडा रिमूव करेगा। यानी कि आयरन के परमानेंट सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, लाइम और सोडा दोनों चाहिए। इसी तरीके से एल्यूमिनियम सल्फेट को आप देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा, क्या बना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट है, लेकिन ये क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट, ये परमानेंट हार्डनेस है, कौन रिमूव करेगा, सोडा रिमूव करेगा। यानी इनको रिमूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इनको रिमूव करने के लिए मुझे लाइम और सोडा दोनों चाहिए। तो आप देखो जितने भी परमानेंट सॉल्ट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए मुझे लाइम भी चाहिए, मुझे सोडा भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। अगर सोडियम एल्यूमिनेट पानी में प्रेजेंट है, सोडियम एल्यूमिनेट अगर पानी में प्रेजेंट है, NaAlO2 जिसको हम कहते हैं, तो क्या होता है, ये पानी में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना है, ये पानी में कैल्शियम क्लोराइड अगर प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CaOH होल्ड ट्वाइस, लाइम बना रहा है ना, और सोडियम क्लोराइड जनरेट कर रहा है। तो अगर सोडियम एल्यूमिनेट यूज किया गया है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसको कोएगुलेंट के लिए यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज अ कोएगुलेंट। तो याद रखिएगा, अगर NaAlO2 आपको क्वेश्चन में गिवन है तो इसको हमें अपनी कैलकुलेशंस में इंक्लूड करना है, ठीक है। और इसके लिए क्या यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे हम L+S यूज कर रहे हैं, कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। परमानेंट सॉल्ट्स के लिए L+S होता है, एसिड के लिए L+S होता है, गैसेस के लिए सिर्फ L होता है, टेम्परेरी हार्डनेस के लिए जितने भी टेम्परेरी सॉल्ट्स हैं सिर्फ L होता है। इसके लिए क्या होगा, ये लाइम जनरेट कर रहा है तो इसके लिए -L होगा, ठीक है।
नेक्स्ट आइए, सोडा रिमूव्स ऑल सॉल्युबल कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस। सोडा का क्या काम है, ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है कैल्शियम की। सारे परमानेंट सॉल्ट्स लिखे हैं देखिए कैल्शियम के, याद रखिएगा Ca+2 यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयोनिक फॉर्म में अगर है तो उसको परमानेंट हार्डनेस में कंसिडर करना है। तो आप देखिए सारे कैल्शियम के परमानेंट सॉल्ट्स लिख रखे हैं और साथ में रिएक्शन दे रखी है सोडा से। हर जगह आप देखिए क्या बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और सोडियम के सॉल्ट्स बन रहे हैं। ये सब सोडियम के सॉल्ट्स, मैंने आपसे कहा था सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट के अलावा कोई सॉल्ट हार्डनेस जनरेट नहीं करता। तो ये सब रिमूव हो गया, यानी कैल्शियम के जितने भी सॉल्ट्स हैं उनको पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए ओनली सोडा की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसको परमानेंट कंसिडर करेंगे। एक रिएक्शन और देख लीजिए, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करती है, यानी लाइम के साथ में जब रिएक्ट करती है, तो आप देखो ये क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, वाटर बना दिया और कार्बोनेट आयंस बना दिए। CO3 2- कार्बोनेट आयंस इसने जनरेट कर दिए। कार्बोनेट आयंस यानी कि सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, HCO3- के लिए हम क्या करते हैं, -S। ठीक है, एडवांटेजेस देखिए, इकोनॉमिकल प्रोसेस है, क्वांटिटी जो मिनरल्स की है वाटर में वो रिड्यूस हो जाती है, आयरन और मैंगनीज के भी सॉल्ट्स को ये रिमूव कर सकता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को भी रिड्यूस कर देता है पानी में, एसिडिक इंप्योरिटीज को रिमूव कर देता है, कोलॉइडल इंप्योरिटीज को रिमूव कर देता है, पानी का जो पीएच है वो भी नियरली 8.5 है। तो काफी बढ़िया प्रोसेस है लाइम सोडा। डिसएडवांटेजेस देखिए, केयरफुल ऑपरेशन एंड स्किल सुपरविजन की जरूरत है। शुरू में हमने कहा था कि इसमें कैलकुलेटेड अमाउंट यूज होती है, तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं बाकायदा कितना लाइम और कितना सोडा चाहिए, तो पूरा प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा केयरफुल्ली करना पड़ता है, उसमें सुपरविजन में करना पड़ता है। बहुत भारी मात्रा में स्लज बनता है जिसका डिस्पोजल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कहाँ फेंका जाए। दिस कैन रिमूव हार्डनेस ओनली अप टू 15 ppm। 15 ppm की हार्डनेस वाला वाटर बॉयलर्स के लिए अच्छा नहीं होता। थॉरो स्टडी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड बिफोर ट्रीटिंग। तो पानी की पूरी हमें जानकारी होनी चाहिए, इसमें कौन से सॉल्ट्स हैं, कितने हैं, तभी तो कैलकुलेट करोगे लाइम और सोडा कितना लगेगा। जनरल फॉर्मूला देखिए कैलकुलेशन के लिए, लाइम और सोडा के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो ये है। लाइम का फॉर्मूला देखिए 74/100। अब ब्रैकेट में वो सारी सॉल्ट्स लिख रखे हैं जो कि सोडा, ये सॉरी लाइम जिसके साथ रिएक्ट करता है। देखिए टेम्परेरी कैल्शियम हार्डनेस है ना, प्लस 2 इंटू टेम्परेरी मैग्नीशियम हार्डनेस। 2 क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि आपने रिएक्शन में देखा होगा कि MgHCO3 के लिए, होल्ट वाइज के लिए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए 2 मोल्स लगे थे हमारे लाइम के, इसलिए मैग्नीशियम की हार्डनेस के साथ में हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है। इसमें नहीं लगा था, इसमें सिंपल लिखा है। प्लस परमानेंट हार्डनेस रिमूव करता है किस किस की, मैग्नीशियम की और आयरन की, एल्यूमिनियम की, वो सारे सॉल्ट्स लिख रखे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसेस को रिमूव करता है, एसिड्स को रिमूव करता है, बाइकार्बोनेट है ना को भी ये रिएक्ट करता है इसके साथ में, और माइनस किया हुआ है सोडियम एल्यूमिनेट, -L लिखा था ना हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाइकार्बोनेट जो हमने यहाँ पे लिखा था, देखिए बाइकार्बोनेट लाइम को कंज्यूम करता था, सोडा को देता था, तो ये लिखा जाएगा L-S। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए L-S जब हम लिखेंगे तो L के लिए हमने क्या लिखा है, HCO3 प्लस में लिया है, और यही HCO3 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो माइनस में ले रखा है, देखिए -HCO3। ठीक है, ये सब हो गया हमारा। ठीक, इनटू 100/% प्योरिटी। परसेंट प्योरिटी यानी कि अगर आपको ये दे रखा है कि लाइम कितना % प्योर है, इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका मिलीग्राम्स में, लेकिन अगर आपको ये चाहिए केजी में या ग्राम्स में, तो आप इसको उसी हिसाब से डिवाइड कर लेंगे 10⁻³ या 10⁻6 से। इसी तरीके से सोडा है, देखिए लाइम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 74, सोडा का मॉलिक्यूलर वेट होता है 106, तो यहाँ पे 106/100 अंदर क्या लिखा है, जिनके साथ जहां पे हमें सोडा की रिक्वायरमेंट है वो सारे सॉल्ट्स लिखे हैं, जो सोडा को जनरेट करता है वो माइनस में लिखा है। आप देखो पीछे हमने देखा था कि ये परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस को रिमूव करता है, वो हमने यहाँ पे लिखा। परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस, आयरन की, एल्यूमिनियम की, वो सब क्या लेते थे, L+S।
तो आप देखो वो सारे सॉल्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस, सॉल्ट्स ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम। एसिड्स में L+S लिखा था, तो यहाँ पे हमारे एसिड्स आ गए। गैसेस जो थी वो सिर्फ L लिखा था, तो वो सिर्फ यहाँ पे लिखी है ना। टेम्परेरी हार्डनेस में सिर्फ L होता था, तो वहां लिखी है, यहाँ नहीं लिखी। -HCO3 जो पीछे अभी हमने देखा, इंटू 100/% प्योरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये ऊपर जैसा ही है, ठीक है। तो कम यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू विल ऑलवेज बी गिवन सारे सॉल्ट्स पानी में गिवन हो, आपको ये सब चीजें गिवन हो, जरूरी नहीं है। तो आपका जो कैलकुलेशन है वो बेस रहेगा कि आपको क्वेश्चन में डेटा क्या दे रखा है। देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशंस जो करनी है हमें अपनी न्यूमेरिकल जो करेंगे उसमें हमने एक ये टैबुलर फॉर्म में लिख रखा है, ये हमें याद रखना है। जैसे आप ये देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट और CaCO3 है, ये सिर्फ लाइम कंज्यूम करता है रिमूवल के लिए। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 2L, ये कैल्शियम के परमानेंट सॉल्ट्स हैं, सिर्फ S। मैग्नीशियम के परमानेंट सॉल्ट्स हैं लाइम एंड सोडा बोथ। H2SCO2 गैसेज हैं, सिर्फ लाइम। सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, जितने भी बाइकार्बोनेट सोडियम या पोटेशियम के हैं, या सिर्फ ये L-S, ठीक है। OH- ट्रीटेड वाटर में अगर है तो L+S होगा। CO3 ट्रीटेड वाटर में अगर दे रखे हैं, क्वेश्चन की बात करें, हम न्यूमेरिकल करेंगे जब आगे, तो इसमें सिर्फ सोडा लगेगा। सोडियम एल्यूमिनेट -L होता है। एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स, आयरन के सॉल्ट्स, परमानेंट सॉल्ट्स हैं, L और S दोनों लगेंगे। एसिड्स जितने भी हैं वो L और S दोनों लगेंगे। तो ये चार्ट आपको याद रखना है, अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको आसानी से न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फॉर्मूला भी आप अपने आप जनरेट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग 20,000 लीटर्स ऑफ वाटर कंटेनिंग सॉल्ट्स इन ppm। ppm में आपको सॉल्ट्स दे रखे हैं। सोडियम एल्यूमिनेट है 16.4, कोएगुलेंट की तरह से यूज किया गया है। बाकी आपको जितने भी सॉल्ट्स हैं उन सब की मात्रा यहाँ पे दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक ये टेबल बनानी है। टेबल में क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी आपको सॉल्ट्स दे रखे हैं वो सब एक एक करके यहाँ लिख लिए। इनकी जितनी भी अमाउंट हमें दे रखी है मिलीग्राम पर लीटर में या ppm में, वो जितनी भी दे रखी है वो सब यहाँ पे लिख ली। इनके इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करता है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट है आयनिक फॉर्म में 20, इसका 12, 61, तो इन सब के ये इक्विवेलेंट वेट्स हैं। नेक्स्ट में हमने क्या किया है, CaCO3 इक्विवेलेंस यानी हार्डनेस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो लगाया है। देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ये कैल्शियम आयंस है, कितना है 160, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 50 होता है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के नाम पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे कैल्शियम आयंस है, इक्विवेलेंट वेट कितना है 20 लिख दिया, ये आ गया 400। तो सब में यही फॉर्मूला लगा के हमने ये क्वांटिटीज कैलकुलेट कर ली ppm में, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा कि ये जो सॉल्ट्स हैं, ये जो सॉल्ट्स हैं ये लाइम कंज्यूम करते हैं या सोडा, या कैसे हैं। तो जो हमने अभी पीछे समझा था L, L+S, -S, L-S, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। कैल्शियम का परमानेंट सॉल्ट है, क्या लेगा, कैल्शियम का परमानेंट सॉल्ट है, ये यहाँ पे गलत लिखा है, ये सिर्फ सोडा लेगा, ठीक है। मैग्नीशियम का परमानेंट सॉल्ट है, ये सब L+S लेगा, ठीक। बाइकार्बोनेट है L-S, बाइकार्बोनेट क्या था L-S। एल्यूमिनियम का परमानेंट सॉल्ट है L+S। सोडियम एल्यूमिनेट क्या करता है -L। HCl एसिड, ये क्या करेगा L+S, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, लाइम लिखा है = 74/100 जो था पहले, है ना, 74/100 लिखेंगे। ब्रैकेट में हम वो सारी चीजें लिखेंगे जहां पे कि L हमने इस फॉर्मूले में लगा रखा है और जिस साइन के साथ है। जैसे आप देखिए ये L, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिखेंगे ब्रैकेट में, यहाँ पे भी L प्लस साइन के साथ में, तो ये लिखेंगे L, ये लिखेंगे, ये -L है तो वहां पे माइनस के साथ लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो आप देखो मैग्नीशियम CO2 HCO3 एल्यूमिनियम सल्फेट HCl माइनस सोडियम एल्यूमिनेट, तो वो सारी चीजें लिख ली। ऑल एज CaCO3 इक्विवेलेंट्स, यानी जो हमने वहां कैलकुलेशंस करी हैं वो हैं ये, इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन 10⁻⁶ क्यों किया है मैंने, kg में कन्वर्ट करने के लिए, लाइम को kg में लेने के लिए मैंने अपॉन 10⁻6 किया है। अब आप देखो 74/100 ये क्या है, ये वो सब अमाउंट्स हैं जो मेरी यहाँ पे कैलकुलेट करके आई हैं। ये
ठीक है, तो इनकी जगह मैंने इनकी अमाउंट्स लिख ली। वॉल्यूम ऑफ वाटर मुझे दे रखी है 20,000 क्वेश्चन में, अपॉन 10⁻6 कर दिया, पूरी कैलकुलेशन मैंने की, ये आ गया आंसर। अब आते हैं सोडा पे। सोडा क्या होता था, 106/100, ब्रैकेट में हम क्या लिखते थे, सॉल्ट्स, है ना। सॉल्ट्स कौन से लिखेंगे, जहां पे इस टेबल में एस लिखा है और जिस साइन के साथ लिखा है, जैसे कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस माइनस बाइकार्बोनेट आयंस प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट एंड प्लस HCl। आप देखिए, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस माइनस बाइकार्बोनेट आयंस, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड HCl, वो सब लिखा। ऑल एज CaCO3 इक्विवेलेंट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन 10⁻6। फिर वही किया, जो जो कैलकुलेटेड अमाउंट्स थी पीछे वो सब इसको रिप्लेस कर लिया। कैल्शियम मैग्नीशियम 400 300, देखो कैल्शियम कितना है कैलकुलेट करके 400, मैग्नीशियम कितना आया 300, तो वो अमाउंट्स लिखी मैंने। इन टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी है 20,000 अपॉन 10⁻6, एक आ गया हमारा 20.988 kg। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको डेटा के साथ में ये चार्ट बनाना है। आगे आप L और S, अगर आपको ये लिखना आ जाता है और आप इक्विवेलेंट वेट्स कैलकुलेट कर सकते हो तो आप आसानी से लाइम और सोडा के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। देखने में ये मुश्किल लगते हैं बस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, राइट दी केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लाइम एंड सोडा प्रोसेस। वो जो हमने डिस्कस किए हैं वो सब लिखेंगे आप। यहाँ पे भी आपको सारे सॉल्ट्स दे रखे हैं, उनकी अमाउंट्स दे रखी हैं। एनालिसिस ऑफ ट्रीटेड वाटर, यहाँ पे ये ट्रीटेड वाटर है, देखो कार्बोनेट आयंस है एंड हाइड्रोक्साइड आयंस है, तो वो भी लिखा था पीछे। ट्रीटेड वाटर में हाइड्रोक्साइड है तो क्या लगेगा, कार्बोनेट है तो क्या लगेगा, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इसको लिखा है। ठीक है, फिर से देखिए वही है सब कुछ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अमाउंट्स, इक्विवेलेंट वेट एंड CaCO3 इक्विवेलेंट। ये रॉ वाटर के लिए अलग है, ट्रीटेड वाटर के लिए अलग है। यहाँ पे लाइम या सोडा क्या लेता है, वो है कैल्शियम आयंस है, सोडा लगेगा। मैग्नीशियम के परमानेंट आयंस है, लाइम प्लस सोडा। गैस ओनली लाइम, एसिड लाइम प्लस सोडा, बाइकार्बोनेट लाइम माइनस सोडा, हाइड्रोक्साइड है लाइम प्लस सोडा, कार्बोनेट आयंस है सोडा। ठीक है, तो ये जैसे हमने पीछे डिस्कस किया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, उसी तरीके से अब आप फॉर्मूला जनरेट करेंगे। लाइम क्या होगा, लाइम इज इक्वल टू 73/100, ब्रैकेट में आप क्या क्या लिखोगे, लाइम इसमें नहीं है नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिखोगे मैग्नीशियम आयंस, उसके बाद में लिखोगे प्लस CO2 प्लस H प्लस प्लस HCO3 माइनस एंड प्लस OH माइनस। ठीक है, फिर देखो Mg+2 वो जो मैंने बोला वो सब कुछ है, एज CaCO3 इक्विवेलेंट्स इनटू 100/74 इंटू 5000 मिलीग्राम्स। 100/74 क्या है, ये 100/% प्योरिटी। इस क्वेश्चन में आपको परसेंट प्योरिटी भी गिवन है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ लाइम 74% प्योर एंड सोडा 92% प्योर। तो हमने यहाँ पे 100/% प्योरिटी ली है, पिछले क्वेश्चन में नहीं ली थी क्योंकि वो गिवन नहीं था। जहां गिवन नहीं है परसेंट प्योरिटी, ये पूरा एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, वही कैलकुलेशंस हैं बिल्कुल वैसे ही, तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंपल ऑफ वाटर गिव द फॉलोइंग डेटा ऑन एनालिसिस। ये सब आपको दे रखे हैं सॉल्ट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा, यहाँ पे भी परसेंट प्योरिटी गिवन है। अब देखो इसमें पोटेशियम आयंस हैं, इनको कैलकुलेशंस में नहीं लेना है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के कोई भी सॉल्ट्स एक्सेप्ट बाइकार्बोनेट हम कंसिडर नहीं करते हैं। अब ये देखो नो हार्डनेस नो कैलकुलेशन, बाकी जो था वो सब कुछ हमने लिखा। कैल्शियम आयंस है ओनली सोडा, मैग्नीशियम आयंस लाइम प्लस सोडा, गैस है CO2 ओनली लाइम, HCO3 माइनस लाइम माइनस सोडा। ये इम्प्योरिटी जो पानी में है, ये इसकी क्वांटिटी जो गिवन है, इनके इक्विवेलेंट वेट, फॉर्मूला लगाया, ये 20 इधर आएगा अपॉन करके, थोड़ी सी ये प्रिंट करने में आया है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके 20 इंटू 50/20, ये है क्वांटिटी इंटू 50 CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट अपॉन 20 इसका सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, फिर हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे बिल्कुल वैसे ही, 74/100 मैग्नीशियम CO2 HCO3 माइनस ऑल एज CaCO3 इक्विवेलेंट 100/% प्योरिटी वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन 10⁻6। अगर आप ये 10⁻6 नहीं लेते हैं तो ये जो आपका आंसर आएगा ये मिलीग्राम्स में आ जाएगा, बस इतना फर्क होगा। ठीक है, सबकी वैल्यूज रखी, आंसर आ गया। सेम इज फॉर सोडा। ये भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो हम अभी देख चुके हैं कैसे करने हैं, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा अपने आप से। कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट देखिए, ये सब कैलकुलेशंस उसी क्वेश्चन की हैं।
ये लास्ट टॉपिक है आपका ओजोनेशन ऑफ वाटर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है आपका क्वेश्चन पेपर में, वहीं से मैंने ये टॉपिक उठाया, अदरवाइज सिलेबस में तो ये आपका मेंशन नहीं था। तो ओजोनेशन देखिए क्या होता है, ये एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें ओजोन को यूटिलाइज किया जाता है वाटर को सॉफन करने के लिए। हाईली रिएक्टिव गैस है ये, जो क्या फॉर्मूला होता है उसका, O3, यानी 3 ऑक्सीजन एटम्स की ये बनी होती है। एंड ये क्या करती है, पानी को प्योरीफाई भी करती है और उसको डिसइंफेक्ट भी करती है, मतलब इन्फेक्शंस उसमें से खत्म कर देती है। बहुत सेफ और क्लीन ऑल्टरनेटिव है वाटर प्यूरिफिकेशन के, क्योंकि इसमें से कोई हार्मफुल रेजिड्यू जनरेट नहीं होते। प्रोसेस देखिए, सबसे पहला होता है कि ओजोन बनाना। कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन को पास किया जाता है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड से, जबकि ओजोन गैस प्रोड्यूस होती है। फिर इसको पानी में इंजेक्ट किया जाता है, यानी पानी में मिलाया जाता है। ओजोन को पानी में बबल किया जाएगा या इंजेक्ट किया जाएगा यूजिंग अ कॉन्टैक्ट टैंक, वेंचुरी इंजेक्टर या डिफ्यूजर सिस्टम। कोई भी सिस्टम आप यूज कर सकते हैं जहां पे कि ओजोन और वाटर को मिक्स किया जाता है। ऑक्सीडेशन एंड डिसइंफेक्शन, ओजोन जो है वो पानी में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ रिएक्ट करती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स हैं या इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स अगर पानी में मिला हुआ है उनके साथ में भी रिएक्ट करती है। जो इनऑर्गेनिक कॉन्टामिनेंट्स हैं जैसे आयरन है, सॉल्ट्स हैं, मैंगनीज है, सल्फर है, या कोई ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से पानी में टेस्ट या कोई स्मेल प्रोड्यूस हो गई है, उन सब के साथ में ये रिएक्ट करके उसको रिमूव करती है। फिर है डिकम्पोजिशन, ओजोन ट्रांसफॉर्म्स बैक इनटू ऑक्सीजन लिविंग नो हार्मफुल रेजिड्यू। तो ये सब रिएक्शंस होने के बाद में जो ओजोन है वो वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट इसका नहीं होता, कोई हार्मफुल रेजिड्यू प्रोड्यूस नहीं होता। इसकी वजह से ओजोन जो है एक परफेक्ट ऑप्शन है केमिकल फ्री वाटर ट्रीटमेंट के लिए, और धीरे धीरे इसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, क्योंकि एक इको फ्रेंडली तरीका हो गया वाटर को ट्रीट करने के लिए। बेनिफिट्स देखिए ओजोनेशन के क्या हैं, बहुत वाइड रेंज ऑफ एडवांटेजेस हैं। जो ट्रेडिशनल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस अभी हमने देखे हैं उसकी कंपैरिजन में अगर इसको देखें तो बहुत बेनिफिशियल मेथड है। सबसे पहले देखिए पावरफुल डिसइंफेक्शन, अभी आपने देखा कितना सारी चीज़ों को ये पानी में से ख़त्म कर देती है, पैथोजेंस को, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को, स्मेल को, फाउल टेस्ट को, सबको। ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ओजोन, है ना। तो ये बैक्टीरिया को मार देता है, वायरस, पैरासाइट्स, और क्लोरीन से भी ज़्यादा अच्छा डिसइंफेक्टेंट है ये। आपको पता है ये क्लोरीन क्या करती है, पानी में मिलाया जाता है ना क्लोरीन को, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, लेकिन ओजोन क्या है, उससे भी पावरफुल एजेंट है। कोई केमिकल रेजिड्यू उससे नहीं बनते, यानी हार्मफुल जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ नहीं बनता। क्लोरीन जैसे है, क्लोरीन रिलीज करती है, इस तरह से ओजोन जो है कोई भी हार्मफुल बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं करती। आफ्टर रिएक्टिंग विद कॉन्टामिनेंट्स, जो भी मतलब चीजें हैं उनके साथ में रिएक्ट कर आके ओजोन वापस से ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी सबसे अच्छी चीज है, इसलिए सबसे क्लीन और सेफ तरीका है। टेस्ट और ओडर को भी ये इम्प्रूव कर देती है। ओजोनेशन जो है हाईली इफेक्टिव है इन रिमूविंग अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ओडर कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एल्गे, कंटामिनेंट्स। इसकी वजह से पानी का टेस्ट और स्मेल भी इम्प्रूव हो जाती है। इको फ्रेंडली है और सस्टेनेबल है, क्योंकि ओजोन वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है, तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन है ना, जो कि पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन नहीं करता, हार्म नहीं करता एक वाटर लाइफ को, जो भी वाटर में ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हार्म नहीं करता। इसकी वजह से ये सस्टेनेबल चॉइस है वाटर ट्रीटमेंट की, और वर्सेटाइल बहुत है, ये वर्सेटिलिटी है, मतलब ये इसको बहुत सारी जगह पे हम यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस इसकी बहुत वाइड है, जैसे म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, अपने घर में वाटर को प्योरीफाई करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही वर्सेटाइल तरीका है। एप्लीकेशंस देखिए ओजोनेशन के क्या है, म्युनिसिपल ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी डिसइंफेक्टेंट की तरह से इसको यूज किया जाता है, प्री ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से पहले। बॉटल्ड वाटर प्लांट्स, common in bottle filling machines ensuring microbial safety and improved taste. इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स में इसको यूज किया जाता है। केमिकल कंटामिनेंट्स जो हैं डिस्चार्ज से पहले उनको रिमूव कर दिया जाता है, यानी इंडस्ट्रीज से जो गंदा पानी निकलता है या जो भी निकलता है उसको अगर हम पानी में मिला रहे हैं तो पहले ओजोन ट्रीटमेंट दे देते हैं। एक्वाकल्चर और एक्वेरियम्स में उनकी हेल्दी एक्वेटिक
लाइफ मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है स्विमिंग पूल्स में और स्पाज में भी क्लोरीन फ्री वाटर लेने के लिए। तो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करेंगे हम ओजोन को, तो क्लोरीन की जो स्मेल होती है, उसकी जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो नहीं होते। चैलेंजेस और लिमिटेशंस क्या है? नो रेजिडुअल डिसइंफेक्टेंट, जैसे क्लोरीन है, ओजोन जो है वो ओजोन डज नॉट रिमेन इन दी वाटर पोस्ट ट्रीटमेंट, विच मीन्स अ सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट माइट बी नीडेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्योंकि ये अपना सारा काम करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ओजोन तो है ही नहीं अब पानी में, तो बाद में अगर कुछ भी इन्फेक्शन उसमें हो रहा है पानी में, तो हो सकता है हमें कोई और डिसइंफेक्टेंट मिलाना पड़े। क्लोरीन तो थ्रू आउट रहती है। इसी तरीके से हायर ऑपरेशनल कॉस्ट, इनिशियल सेटअप और मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट ज़्यादा लगती है, महंगा है। ब्रोमेट फॉर्मेशन रिस्क, ओजोन जो है ये पोटेंशियली कैंसर कॉजिंग कंपाउंड जो कि ब्रोमेट है ना को प्रोड्यूस कर सकता है। अगर ब्रोमाइड आयंस पानी में प्रेजेंट हैं, ब्रोमाइड आयंस पानी में प्रेजेंट हैं, तो ओजोन इसके साथ रिएक्ट करके ब्रोमेट बना सकता है जो कि कैंसर करता है, कैंसर कॉजिंग है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग नीड्स, ओजोन सिस्टम जो है उसमें कॉम्प्लेक्स वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है और इसको ट्रेन्ड आदमी ही ऑपरेट कर सकता है। तो देखिए ये पूरी आपकी वीडियो थी। अब आप देखिए आपके जो क्वेश्चंस थे अगर वो आप देखें, देखिए write a note on scale and sludge, explain the formation and composition of scales in boilers, how are they different from sludges, what are the bad effects, what are boiler troubles, how are they caused, suggest steps for minimizing the boiler troubles, explain ion exchange process of water softening with neat diagram, discuss the zeolite process for softening of water, how is water softened by lime and soda process, what is its advantages, explain the hot soda lime process, what are its advantages, give a detailed account of the following: caustic embrittlement, boiler corrosion. How is potable water disinfected by ozonation? Potable water क्या होता है? देखिए potable water होता है जो पीने वाला पानी होता है. The water that is fit for consumption is known as potable water. तो ये अभी हमने डिस्कस किया है. Explain the formation and composition of scales in boilers. How are they different from sludges? What are the bad effects? ये थे आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. न्यूमेरिकल्स भी आपके आ चुके हैं, वो यहाँ पे मैं इंक्लूड करना भूल गई हूँ. तो न्यूमेरिकल्स भी आपके आ चुके हैं. न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं हालांकि सारे, तो आप देख सकते हैं ये सारे ही क्वेश्चंस आपको हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं. तो दिस कंप्लीट्स योर सेकेंड यूनिट एज वेल. एक ही वीडियो में हमने सारा अपना कवर कर लिया है. ठीक है, नेक्स्ट हम मिलते हैं अपनी थर्ड यूनिट की वन शॉट वीडियो के साथ में. तब तक आप इनको देखिए, पढ़िए, नोट्स डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.